हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स को अपन आज कवर करने वाले हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो तेजा चिली के बारे में देखेंगे। तेजा चिली तेलंगाना वगैरह का जो भी कुछ है, थोड़ा सा छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा राइट टू इक्वालिटी, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को, HNIs के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक देखेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और टूटुकोडी का तो जो चल ही रहा है, 2018 से चल रहा है ये, है ना। 2018 से चल रहा है। 19 के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 22 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी इन्होंने क्या है, एक ऐड निकाला है, ठीक है। तो वो कुछ ऐड के ऊपर, अब ऐड का तो अपने कुछ काम का नहीं है, लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा काम की, तो स्टोरी को देख लेंगे। जो पूरा सीन है उस पूरे सीन को देख लेंगे। चाइल्ड मैरिज एंड रिलेटेड लॉज, इनकी अगर बात करें तो इसके अंदर पूरा देखेंगे। अभी जो चल रहा है, अभी केरला के अंदर भी एक कुछ सेलिब्रेट वगैरह करा गया, और उसके अलावा आसाम में तो पहले चल ही रहा था, है ना। तो वो सारी चीज़ है। उसके अलावा क्या चीज़ है, सिकल सेल एनीमिया, ये इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज़ है, साइंस एंड टेक की है, तो इसे भी कवर करेंगे। इसमें क्या है क्या नहीं है उसे डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से चल रहा है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ज़्यादा इसको डिटेल के अंदर इसमें नहीं जाएंगे। इसमें डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। और बाकी इसमें डिटेल में जाने वाले हैं, इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है, इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस वैसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसके अंदर अभी मैंने इतना ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। बेसिक एक आइडिया आपको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, उसके सामने मतलब पैक के अंदर, ठीक है, एक पैकेट के अंदर, सील्ड पैकेट के अंदर कुछ कुछ एविडेंसेस वगैरह, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेजेंट करते हैं, जो भी जो है कोर्ट मांगता है ना। वो एक सील्ड पैक के अंदर प्रेजेंट करते हैं। सील्ड पैक का क्या मतलब है, अगर सील्ड पैक के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो जो डिफेंस है, ठीक है, या फिर अब ये प्रोसिक्यूटर है, जो कोई भी है, ठीक है, विच एवर द केस में भी, वो जो है इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। मतलब जो दूसरी पार्टी है वो इस चीज़ को नहीं देख सकती है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट देख सकता है, और सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट जिसने भेजा है उसको पता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसके ऊपर कुछ है। अब ये ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा एक मुद्दा आ जाता है यहाँ पे, कि भाई ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है अभी कोड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में देखेंगे। इसके ऊपर भी कुछ छोटी सी न्यूज़ है। छत्रपति शिवाजी, इसको डिटेल में यहाँ पे इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग का अपन पहले भी देख चुके हैं, वापस से एक बार थोड़ा इनको रिवाइज करेंगे। प्लेसेस इन न्यूज़, इन सभी को डिटेल में देखने वाले हैं। इन सबके मैप देखेंगे अपन, मोरबी का जो मैप था उसे, उसके अलावा टर्की का, सीरिया का, इसराइल का और सूडान का, ठीक है। वो शुरू करने से पहले जो क्वेश्चंस हैं कुछ कल के, जो अपन ने कल जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं। मतलब क्वेश्चंस अभी मैं पुट कर देता हूँ, इनके आंसर्स आपको कहाँ पर लिखने हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो कोशिश करना जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अटेम्प्ट करने की, जितने ज़्यादा जिसके सही होंगे मैं उसे जो है वहाँ पे हार्ट वगैरह जो भी है दे दूंगा। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और इनके बारे में बात कर लेंगे, डिस्कस इनको करेंगे अपन जो है वीडियो के एंड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में, येलो रिवर चाइना में, ब्लू नाइल इथोपिया में, ठीक है। अब इसमें से कितने पेयर सही मैच हुए हैं, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर्स, ऑल थ्री पेयर्स, ठीक है, नन ऑफ द अबव। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स आर फाउंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इनमें से कौन से डेजर्ट्स जो हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके अंदर कौन कौन से डेजर्ट्स मिलते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, अटाकामा, कालाहारी, नामिब, मोहावे, टकला मकान या गोबी, ठीक है। तो ये सारे हैं, अटाकामा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, टकलक मकान डेजर्ट या फिर गोबी डेजर्ट, ठीक है। और ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं 1 and 3 ओनली, 1 3 4 2 3 1 2 4 5 6, ठीक है। तो इनमें से आपको एक चुनना है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कूनो नेशनल पार्क इज इन द काठियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। बानस, एन important tributary of Chambal, passes through the Kuno National Park. Kuno National Park hosts Indian alpine wolves. Both Kuno National Park and Sanjay National Park are located in MP, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ये वाला ऑप्शन गलत है यार, इस वाला ऑप्शन को होल्ड करना, बाकी तीन में से ही जवाब दे देना, ठीक है। इसमें ABC में से जवाब देना कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग, इनमें से कौन सा जो है सही
सही मीनिंग है अरीबड़ा का, ठीक है, अरीबड़ा का इनमें से कौन सा सही मीनिंग है? मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स, वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, अ मलयाली डांस फॉर्म, स्टेट फूड ऑफ गोवा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन से पेयर सही सही मैच हुए हैं? और ये आपके जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है स्टेटमेंट टाइप है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इरावदी डॉल्फिन है, ठीक है, मतलब इरावदी डॉल्फिन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 मिला हुआ है। बॉटल नोज डॉल्फिन को साइट्स का अपेंडिक्स 2 मिला हुआ है। और इंडियन ओशन हम बैक डॉल्फिन को IUCN के एंडेंजर्ड के अंदर डाल रखा है, ठीक है। तब इसमें से कितने पेयर सही सही मैच हुए? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 3 पेयर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। इस लेक्चर के PDF की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? ऑलराइट, इस लेक्चर के PDF की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? PDF की लिंक आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर PDF की लिंक मैं डाल दूंगा लेक्चर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में। उसके अलावा ये जो है ये पिछले कुछ लेक्चर्स हैं, इन सबको भी आप देख सकते हैं। डेली हम इसको कवर करते हैं, चाहे संडे हो, मंडे, कोई सा भी डे हो, डेली इसको कवर कर रहे हैं। उसके अलावा लाइक आप कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, डिसलाइक कर सकते हैं अगर नहीं लगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर अपडेट्स हम यहाँ पे सारी डालते रहते हैं। उसके अलावा क्या है, देखो फर्स्ट न्यूज़, तेजा चिली अ ग्लोबल फेवरेट, तेजा चिली ग्लोबल फेवरेट। ये जो है तेजा चिली, ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के लिए आपको काम आएगा। प्री के लिए कैसे काम आएगा? अगर प्री के लिए में पूछ लें कि तेजा चिली जो है कौन सी स्टेट के अंदर आती है, या ऐसा कुछ जो है कुछ और दूसरे से आ जाए तो उसमें एलिमिनेशन में काम में आएगा। तो तेजा चिली कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। TE40E ऐसे करके आप याद कर सकते हो, और तो कोई मतलब है नहीं। अगर वैसे याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे करके आप जो है याद कर सकते हो। बाकी तेजा चिली तेलंगाना में मिलती है। कहाँ कहाँ जाती है? चाइना, बैंकॉक, ठीक है, इन सारी जगहों पे जाती है। बांग्लादेश जाती है, चाइना जाती है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पे थाईलैंड जाती है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? अच्छा, अब ये एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है, इस न्यूज़ के अंदर क्या है कि कुछ लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर जो है कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह हो गए, जिसके अंदर कुछ लोगों को नुकसान वगैरह भी हुआ थोड़ा बहुत। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग जो है, शिवरात्रि अभी आई थी रिसेंटली, तो शिवरात्रि पे प्रेयर्स मतलब ऑफर करने गए थे टेम्पल में, शिव टेम्पल में। तो उसके ऊपर बाकी सारों ने बोला कि ये दलित हैं, दीज आर दलित पीपल एंड दलित पीपल आर नॉट अलाउड इन द टेम्पल, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लॉज हैं, क्या एक्ट वगैरह हैं, उसको एक बार डिस्कस करते हैं, ये अपने काम का है। तो यहाँ देखो, राइट टू इक्वालिटी ये किसका पार्ट है? फटाफट समझेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर आते हैं? पार्ट 3 के अंदर आते हैं, है ना। पार्ट 3 के अंदर भी टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 6, और +1 तो कट गया था, ठीक है, मतलब 7वां था वो कट चुका है, तो अभी कितने? अभी 6 हैं, ठीक है। और इन 6 राइट्स की अगर बात करें तो इन 6 राइट्स में जो सबसे पहला राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, है ना। इसमें कौन सा आर्टिकल्स आते हैं? इसमें आते हैं आर्टिकल्स 14 से लेकर के और 18 तक। समझ में आया? ठीक है, नहीं गलत जवाब, 14 से लेकर के 16 तक, 17 18 अलग आता है, ठीक है। 14 से लेकर के 16 तक, 14 15 और 16। अब देखो समझो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल, ये जो है पहला है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है रूल ऑफ लॉ के बारे में। किसके बारे में दे रखा है? रूल ऑफ लॉ के बारे में। इस रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या चीज़ आती है? ये रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है, ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है ना। इस रूल ऑफ लॉ के अंदर एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, इसके 3 कंसेप्ट में से एक है ना। तो इसके 3 कंसेप्ट में से एक है। टोटल कितने कंसेप्ट है? 1 2 और 3। अब तीसरा वाला कंसेप्ट जो है वो अपने यहाँ पे लगता नहीं है, तो उसे अभी डिस्कस करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? रूल ऑफ लॉ बोलता है कि जो है सबसे पहली बात, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। किसी भी आदमी को पनिश नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट अनलेस अनटिल उसने जो है कोई ना कोई लॉ तोड़ा है। तो समझ में आया? बिना लॉ तोड़े उसको पनिश नहीं किया जा सकता है कि हमारे मन में आ रहा है तुम्हें पनिश करना तो हम तुम्हें पनिश कर देंगे। सेकंड चीज़ है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन। जितने भी लोग हैं सिटीजन्स हैं, जितने भी कंट्री के अंदर सिटीजन्स हैं, वो सारे के सारे इक्वली सब्जेक्टेड हैं जो भी कंट्री का लॉ है, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसको लेकर। समझ में आया? इसका क्या मतलब है? अगर जो है मान लो कि मैं कोई क्राइम करता हूँ, मैं कोई मर्डर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मान लो कि भाई 2 साल की सज़ा होती है। तो अगर दूसरा कोई और है, चाहे वो
वो अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, विमेन हो, चिल्ड्रन हो, मतलब चिल्ड्रन का तो खैर केस अलग है, बट बाकी जो ये सब चीज़ें हों तो उसके अंदर भले वो कुछ भी हो, वो उसे भी 2 साल की ही सज़ा होगी अगर वो भी कोई मर्डर करता है तो। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा लॉ के हिसाब से है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब देखो द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑन इंडिविजुअल, ये देखो ये थर्ड वाला है, ये यहाँ पर लागू नहीं होता है, नॉट द थर्ड वन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम बट नॉट द थर्ड वन। फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के अंदर क्या चीज़ है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी को भी जो है बिना लॉ को ब्रीच करे पनिश नहीं किया जा सकता, और जितने भी हैं सारे लॉ के सामने बराबर हैं। तीसरी चीज़ होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये यहाँ पे समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल का रिजल्ट है, ना कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट है। इसका ये मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल के राइट से आता है, समझ में आया? ठीक है, और वहीं ना कि, ठीक है, वहीं अपने यहाँ पर क्या चीज़ होती है, अपने यहाँ पर जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। समझ में आया? जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, तो जो है स्टोरी उल्टी हो जाती है, इसको समझना। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है ना, अपन उन्हीं को तो पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर दे रखा है, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ है, जब ये देखो वहाँ पर एक पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ही नहीं, है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, खूब सारे अलग अलग एक्ट होते हैं, उन सारे एक्ट को मिलाकर क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, खत्म हो जाती है बात। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर समझो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये दो बातें करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ अपन ने समझा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करता है। इन दोनों चीज़ों को मैं एक बार आपको डिटेल में समझाता हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ अपन ने देखा, ये क्या चीज़ है, ये रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट है ना, रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट है, तो इसको तो अपन ने समझ लिया। उसके बाद क्या चीज़ है, और ये जो रूल ऑफ लॉ का ये इक्वालिटी बिफोर लॉ पार्ट है, इसके भी वापस है ना 3 फेसिएट्स हैं। कितने हैं? 3 फेसिएट्स हैं। ये चीज़ कहाँ से आई है, रूल ऑफ लॉ अगर ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ओरिजिन है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी ब्रिटिश ओरिजिन होगा। समझ में आया? तो ये ब्रिटिश है। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। समझ में आया? एक नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। नेगेटिव टोन है, मतलब कंसेप्ट तो पता नहीं, लेकिन नेगेटिव टोन है इसकी। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है, ये 3 चीज़ें, ये 3 अभी मैं बताता हूँ। और ये तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक दूसरी चीज़ और है, वो दूसरी चीज़ है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। ये जो है ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है, और ये जो है पॉजिटिव टोन के अंदर है। इसके अंदर भी 3 फेसिएट्स हैं। सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ है, देखो, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। सबसे पहली बात तो किसी के पास भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे। समझ में आया? चाहे वो कोई भी हो, उसके पास कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, लॉ के सामने वो बराबर है। सेकंड चीज़, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स और टू दी ऑर्डिनरी लॉ। लॉ सबके ऊपर बराबर ही लगेगा। समझ में आया? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लॉ उनके ऊपर एक जैसा लगेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है नो पर्सन, ठीक है, रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, इज अबव द लॉ। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। पहली बात, लॉ के सामने कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। दूसरी बात, लॉ सबके ऊपर बराबर लग रहा है, किसी के ऊपर कम ज़्यादा नहीं लग रहा। तीसरी बात, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। खत्म हो गई बात। ये क्या है, ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब बराबर। समझ में आया? तो इसके 3 फेसिएट्स हो गए। उसके बाद आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर पहली चीज़ है, यहाँ पर समझो, उसके अंदर पहली चीज़ है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहली बात तो इक्वल ट्रीटमेंट होगा अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस है। मैंने आपको बताया अगर मैं कोई मर्डर करूंगा और आप कोई मर्डर करोगे तो दोनों को सज़ा बराबर होगी। समझ में आया? अगर सर्कमस्टांसेस इक्वल है तो। उसके बाद क्या चीज़ है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज। हाँ, ये वही चीज़ है। देखो, एक लॉ का एक जैसा एप्लीकेशन होगा अगर कंडीशन एक जैसी है तो। समझ में आया? उसके बाद क्या है, थर्ड, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इसका ये मतलब है एक जैसों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। इसका मतलब जैसे कि अगर मैंने तो मर्डर करा तो समझ में आता है, अगर कोई चाइल्ड जो है 4 साल का, 5 साल का, वो भी तो कोई मर्डर कर सकता है। अब वो कैसे मर्डर कर सकता है, बच्चे खेल रहे हैं, ये कई बार केसेस ऐसे होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और जो है
जैसे कुछ भी खेल खेल के अंदर उसने उसको जो है चोक कर दिया, उसके गले गले के अंदर कुछ फंसा दिया कर दिया, ठीक है, या फिर उसको जो है किसी चीज़ से स्टैब कर दिया, है ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा। या फिर जैसे अपने यहाँ पे तो इतना नहीं होता, लेकिन अमेरिकन जो है अमेरिका के अंदर आपने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी कि वो जो है पिताजी की बंदूक पड़ी थी और उसको लगा बंदूक बंदूक खेलता हूँ, और वो बंदूक उठा के जो है बहन को गोली मार दी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो जो है लाइक नहीं है, समझ में आया, ठीक है, वो अनलाइक है, ठीक है, अनलाइक तो पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी लाइक नहीं है, ठीक है, तो लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, मतलब एक जैसे को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आई होप ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव कंसेप्ट और पॉजिटिव कंसेप्ट ये मैंने आपको बता दिया कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, और वहीं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है। फिर रूल ऑफ लॉ भी अपन ने समझ लिया। रूल ऑफ लॉ समझने के बाद क्या चीज़ है, इन दोनों को बेसिक फीचर के अंदर डाल रखा है, ठीक है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लें, यहीं पे कर लेते हैं फिर भूल जाएंगे। सबसे पहले देखो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसका है, तो ये ब्रिटिश ओरिजिन का है ना। इस रूल ऑफ लॉ के अंदर टोटल कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें हैं, जिसमें से तीसरी चीज़ अपने ऊपर लागू हो रही है क्या, नहीं हो रही, ठीक है। तो पहली 2 चीज़ें कौन सी है, पहली 2 चीज़ों के अंदर जो सबसे पहला है वो तो जो, अच्छा चलो ठीक है, जो सबसे पहला है वो क्या है, यहाँ पे समझो कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे अगर वो लॉ नहीं तोड़ता है तो उसे पनिश नहीं किया जा सकता है, आर्बिट्ररी पावर से बचा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ देखो, अब इससे ज़्यादा जूम इन नहीं कर सकता हूँ ना, फिर मत बोलना जूम इन नहीं करा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ देखो, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है, सारे जो भी सिटीजन्स हैं उनका इक्वल सब्जेक्शन होगा। तीसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स नहीं आ रहे हैं बल्कि इंडिविजुअल से राइट्स आ रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। और तीसरी चीज़ अपने यहाँ पे लगती नहीं है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर कौन कौन सी चीज़ है, सबसे पहली बात, किसी के पास भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, क्या नहीं है, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। दूसरी बात, सारे के सारे लॉ के सामने बराबर हैं और सबके ऊपर लॉ एक समान लगेगा। तीसरी बात यह है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, समझ में आया, लॉ सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद जो है, ये तो ये पढ़ लिया अपन ने, है ना। दूसरी चीज़ आती है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट है, पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या चीज़ है, देखो, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सारे के सारे अगर इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, सेम एप्लीकेशन होगा सेम लॉज का अगर सिमिलरली सिचुएटेड है तो, ठीक है। तीसरी बात ये है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है, इसको याद रखना। फिर क्या चीज़ है, अब ये आर्टिकल 14 के अंदर अपन ने कुछ बेसिक देखा। आर्टिकल 14 में इन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ है, वो जो है आमिना मैम ने अपनी फंडामेंटल राइट्स की क्लास में कवर करा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा लक्ष्मीकांत में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब समझो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये क्या चीज़ है, ये जो अपन जो पूरा डिस्कस कर रहे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है। पिछला वाला पढ़ा है क्योंकि वो इसके अंदर से निकलता है, ठीक है। अब समझो, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, RRCSPB, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट। और इसके अंदर जो है लीगल पर्सन वगैरह भी आ जाते हैं, उसको भी समझेंगे। 2 कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भाई टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन, कुछ भी खराब नहीं किया जा सकता, समझ में। दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है लेकिन कुछ भी खराब नहीं किया जा सकता। अच्छे का क्या मतलब है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात आती है। एक्सेप्शन कैसे आते हैं, एक्सेप्शन ये आते हैं कि भाई जैसे वो जो वेमेन का आता है, ठीक है, उसके अलावा चाइल्ड का आता है, तो वो एजुकेशन वगैरह डिटेल में अपन समझेंगे। बाकी आमिना मैम ने अपनी क्लास में कवर करा पॉलिटी, उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है ओनली, सिर्फ इनके बेस पे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे अगर कोई मान लो कोई पब है, ठीक है, कोई जो है पब समझते हो ना, बार है, बार या पब वगैरह है, ठीक है, तो उस बार या पब वगैरह के अंदर अगर कोई लड़की है तो क्या उसे आने से मना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लड़का है, मना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कास्ट को मना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रेस वगैरह नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा है तो मना कर सकते हैं, समझ में आया,
ठीक है। और ये जो है इस प्रकार की चीज़ें दूसरे केसेस के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें लगती है। अगर जैसे मान लो कि भाई एजुकेशन, ये तो यहाँ पर एजुकेशन की बात आएगी है ना, इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 15 में एजुकेशन भी आएगा बाद में, और आर्टिकल 16 के अंदर जॉब आता है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ये RRCSP भी लगता है। तो अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में RRCSP भी लगता है तो बात समझने की कोशिश करना, वहाँ पर ये चीज़ आ सकती है कि जैसे वापस से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आता, एज नहीं आता है, समझ में आया, एज नहीं आता है। उसके अलावा क्या नहीं आता है, कहाँ से रीजन्स है, कौन से रीजन्स है, ठीक है, वहाँ से, अच्छा प्लेस ऑफ बर्थ तो वैसे आ गया, लेकिन जो कुछ ट्राइब वगैरह कुछ ऐसा कुछ सीन है तो वो नहीं आता है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15, नो सिटीजन, देखो यहाँ पर ये सेकेंड प्रोविजन है। पहला प्रोविजन आपने समझ लिया कि कोई भी एडवर्स डिस्टिंक्शन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSPB। उसके बाद क्या चीज़ है, नो सिटीजन एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, वापस से RRCSPB, ठीक है। किसी को भी रोका नहीं जा सकता एक्सेस टू शॉप से, पब्लिक रेस्टोरेंट से, होटल से, पब्लिक प्लेसेस से, पब्लिक एंटरटेनमेंट वगैरह इन सब चीज़ों से, वेल से, टैंक से, बाथिंग घाट से, ठीक है, रोड वगैरह से, इन सब चीज़ों को एक्सेस करने से इंडिया के किसी भी सिटीज़न को रोका नहीं जा सकता, ओनली ऑन ये डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आई होप आपको समझ में आया। फिर क्या चीज़ है, प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ ऑफ द स्टेट्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। देखो इसको याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जो है प्री में क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी। ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 को याद रखना और आर्टिकल 19 को याद रखना। आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 के अंदर ही क्लियरली मेंशन है कि ये जो है स्टेट एक्शन से तो आपको प्रोटेक्ट करता ही करता है, प्लस प्राइवेट एक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, समझ में आया। वहीं आर्टिकल 19 अपन ने बार बार डिस्कस करा, आर्टिकल 19 के अंदर क्या, आर्टिकल 19 के अंदर सिर्फ स्टेट एक्शन से ही आपको प्रोटेक्ट करेगा, प्राइवेट एक्शन से नहीं, समझ में आया। फिर क्या है, देखो नेक्स्ट न्यूज़, इंडियंस गो वेस्ट। ये जो है काफ़ी सारा अभी एक डेटा आया था, जिस डेटा के अंदर ये बात बताई गई कि 2022 के अंदर जो है करीबन 11-12 लाख ऐसे कुछ लाख लोग हैं, कितने लाख लोग हैं, 2.25 लाख, ठीक है, 2.25 लाख लोग हैं। तो इन लोगों ने अपनी जो है सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया कि हमको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हमारे पास मतलब थी पहले, अब हम इसको रिनाउंस करते हैं। तो ये नंबर जो है पिछले पता नहीं कितने सालों का हाईएस्ट है, 2011 से लेकर अभी तक हाईएस्ट ये नंबर है। अब इस नंबर को अगर आप समझो तो इसके पीछे 10 सालों का हाईएस्ट है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है उसको अपन कहीं ना कहीं वो देखना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो जैसे यहाँ पे एक पर्सन के बारे में दे रखा है, तो वो दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली में जब वो रहता था तो एक तो उसकी जो बेटी छोटी थी तो उसको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते थे, ठीक है, लंग इन्फेक्शन वगैरह, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी। अब वो कनाडा चला गया, कनाडा जाकर वो सब खुश हैं और जो भी वहाँ पे लाइफ अच्छी है और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़िया है, ये सब चीज़ें हैं, एजुकेशन वगैरह बढ़िया है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में लोग बाहर जा रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लोग वो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, देखो US, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ग्रीस, ठीक है, इन जगहों पर जा रहे हैं ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हेल्थ केयर मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन मिले। और सिर्फ यही जगह नहीं है, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से यहाँ से छोड़ छोड़ के वहाँ पर जा रहे हैं, समझ में। वहीं पर अगर जैसे पोर्चुगल को देखो, ग्रीस को देखो, तो ये तो पिग्स नेशन का पार्ट है। पिग्स नेशन आपने सुना होगा, एक इनफॉर्मल टर्म है पिग्स नेशन, ठीक है। पिग्स नेशन का मतलब होता है ये जैसे नाम है वैसे ही है, इनके भी कुछ ज़्यादा इकोनॉमी इनकी चलती नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। पोर्चुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन, ठीक है, तो इनकी कुछ ज़्यादा इकोनॉमी वगैरह ठीक है, एक लिमिटेड हद तक चलती है, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा नहीं चलती है। जैसे अगर इकोनॉमी की बात करें ना, तो इंडियन इकोनॉमी दुनिया के अंदर वन ऑफ द स्वीटेस्ट स्पॉट्स में से एक है, ठीक है, स्वीटेस्ट स्पॉट्स में आती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अपन इतना ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहे हैं, जैसे आप कंपेयर करो तो जो इकोनॉमी है लेट्स से यूके की, उसके अलावा जो इकोनॉमी है फ्रांस की, उसके अलावा जो इकोनॉमी है जर्मनी की, उसके अलावा मैक्सिको की, उसके अलावा कनाडा की, है ना, और भी ऐसी कितनी सारी कंट्रीज़ है। आप सोचो, ये तो मैंने बहुत कम बताया, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सारी कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, बट ये बाकी जितनी भी सारी कंट्रीज़ है, इन सारी कंट्रीज से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी है, UAE, सऊदी, ठीक है, कुवैत वगैरह, इन सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी है, इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपन पैसे वाले हैं, मिलिट्री अपनी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारी चीज़ों में अपन स्ट्रॉन्ग है। उसके बावजूद भी आज जो है उनके वहाँ पे वैसी लाइफस्टाइल है, अपने यहाँ पे ऐसी है। इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क सबसे बड़ा आता है पॉपुलेशन का। यहाँ पे पर कैपिटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, समझ में आया। तो पर कैपिटा का ये मतलब होता है अपने पास पैसा बहुत है, जैसे अपने पास टोटल लेट से अपने पास पैसा है 10,000 रुपये,
मान लो, समझ में आया। वहीं जो यूएई वगैरह ऐसी जो कंट्रीज है इनके पास 5,000 ही है, समझ में आया। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना भी पैसा नहीं है, ठीक है, मतलब अपने कंपैरिजन में, ठीक है, 5,000 ही है। लेकिन उन 5,000 के अगेंस्ट उनके पास पॉपुलेशन कितनी है, उन 5,000 के अगेंस्ट लेट्स से उनके पास जो है 10 लोगों की पॉपुलेशन है, समझ में आया। तो हर पर्सन पर पर्सन 500 रुपये आ गए। यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पर 1,000 की पॉपुलेशन है, तो पर पर्सन 10 रुपये भी नहीं आए। समझ में आया, ठीक है। तो ये चक्कर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे समझो, हाई नेट इंडिविजुअल्स, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो है वो यहाँ से बाहर निकल निकल के जा रहे हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए छोटा सा, तो बाकी इसके ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। फिर मेंस के अंदर अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो फिर काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं। कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का क्या मतलब होता है, वो इंडिविजुअल्स जिनकी नेटवर्थ जो है $1 मिलियन से ज़्यादा की हो, ठीक है। दोज हु हैव वेल्थ ओवर $1 मिलियन, ठीक है। तो $1 मिलियन से ज़्यादा के, $1 मिलियन को अगर रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो 8.2 करोड़ होते हैं, समझ में आया। चलो, फिर देखो ये नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐड आया था, ये ऐड है, ठीक है। अब इस ऐड के अंदर क्या है, इस ऐड के अंदर जो है टूटूकोडी, टूटूकोडी के बारे में। टूटूकोडी क्या चीज़ है, टूटूकोडी एक स्टरलाइट कॉपर प्लांट, स्टरलाइट कॉपर प्लांट ये तमिलनाडु के टूटूकोडी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन मेंटेन करता है इसे, तमिलनाडु मेंटेन, सॉरी वेदांता मेंटेन करता था, है ना। फिर क्या हुआ, फिर 2018 में इसे बंद कर दिया गया। अब बंद क्यों करा गया, पूरी आपको मैं स्टोरी समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके अलावा यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। तो इसको बंद क्यों करा गया, इसको बंद इसलिए करा गया क्योंकि कुछ लोगों ने पिटीशन वगैरह डाली कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट के वॉयलेशन वगैरह कर रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। काफ़ी सारे जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है वो इधर उधर निकाल रहा है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस टाइप की कुछ लोगों ने पिटीशन वगैरह करी, लड़ाई झगड़े वगैरह करे, काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ एक चीज़ चली, जिसका जो है फिर बाद में पुलिस वुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी, जिसके अंदर जो है 13 लोगों की जान चली गई। अब ये चीज़ तो एक बात हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने, और तमिलनाडु की एक बॉडी है, ठीक है, तमिलनाडु की एक बॉडी है वो, इसको ये रहा देखो, तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटर में सीपीसीबी होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है सीपीसीबी के ऊपर, वैसे ही तमिलनाडु के अंदर है तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये जो तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने ये बात बोली कि जो है हम इसको, हाँ ये सही बात है जो भी रिपोर्ट वगैरह है, और हम इस फैक्ट्री को बंद करते हैं, स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करते हैं। इसके बंद करने की वजह से क्या हुआ, इसके बंद करने की वजह से मोर देन 1 लाख पीपल के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट आया। जो इंडियन इकोनॉमी है ओवरऑल, जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी है, उसको 14,000 करोड़ का जो है उसको लॉस हुआ है अभी तक, इतने 5 सालों में, है ना। उसके अलावा जो है, जो खाली तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु का जो SGDP है, ठीक है, जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 1%, देखो यहाँ पे लिख रखा है 0.72%, 0.72% मतलब 1% हो जाता है, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो अगर एक बार, तो अप्रॉक्सीमेटली 1% तक उसको जो है लॉस हो गया। और तमिलनाडु यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 1% खाली ऐसी बात नहीं, तमिलनाडु जो है इंडिया की टॉप 3 रिचेस्ट स्टेट्स में से एक है, ठीक है। तो उसको अगर 1% का लॉस हो तो बहुत बड़ी बात होती है, समझ में आया। उसको 1% का लॉस, तो इतना तो कितने ही शहरों का टोटल वो GDP वगैरह भी नहीं है, समझ में आया। अब समझो, उसके अलावा देखो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या चीज़ हुई, फिर बाद में 2018 के अंदर ये पूरा केस गया NGT के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास डेडलाइन होती है 6 महीने की। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जैसी केस गया, उन्होंने अपनी जो है कमेटी वमेटी बिठाई, उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद में ये चीज़ निकली कि हाँ ये जो फैक्ट्री है ये किसी भी प्रकार का कुछ भी खराब जो है इफेक्ट नहीं दे रही, किसको, एनवायरनमेंट को, समझ में आया। एनवायरनमेंट को इससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, और इसको खोल देना चाहिए, ये NGT ने स्टेटमेंट दिया। फिर उसके बाद जिन लोगों ने पहले पिटीशन लगाई थी, ठीक है, उन लोगों ने वापस क्या करा, वापस वो लोग जो है इस बात को ले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये जजमेंट दिया। 2018 में NGT का जजमेंट आया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि NGT के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो एक स्टेट गवर्नमेंट को बताए कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ में आया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो करा वो ठीक करा,
ये इन्होंने बोला। वहां पर बात ये नहीं हुई कि भाई जो ये जो वाकई जो है फैक्ट्री कितना एमिशन कर रही है, नहीं कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की भी तो जान की भी तो बात है ना, लाइवलीहुड की बात है। उससे कितने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग। यहाँ पर देखो नेट लॉस कितनी जॉब्स का हुआ, 30,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स का नेट लॉस हुआ। और यहाँ पर जो है employing approximately 1 lakh people who were affected by the closure of the plant। समझ में आया? तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस हुआ है। 30,000 जॉब्स तो एज इट इज़ जा चुकी है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जैसे 1 लाख लोगों का मतलब होता है कि भाई ये 30,000 से कुछ और भी तो लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे ना। इन 30,000 के अंदर जैसे अगर कोई पर्सन है, उसके मदर फादर कुछ काम नहीं करते तो वो 2 हो गए, उसकी वाइफ है वो भी कुछ काम नहीं करती 3 हो गए, उसके 2 बच्चे हैं तो ये कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए। 5 लोग एक ही बंदे के साथ में अटैच हो गए। ठीक है, ऐसे और भी केसेस होंगे। तो आप समझो अगर 30,000 जॉब जाने की वजह से 1 लाख लोगों को नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा ये खाली जॉब्स, यहाँ तो जॉब्स जाने की बात हुई है कि इतनी जॉब्स तो गई है। उसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस वगैरह थे उन्होंने क्लोजर नहीं करा होगा, लेकिन उनके बिजनेस को, उनके लाइवलीहुड को कितना ज़्यादा इफेक्ट आया होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक बात है। अब यहाँ पे पूरा जो डिबेट आता है वो डिबेट वही है जो हर बार चलता रहता है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। एक तो ये डिबेट चलता है, और दूसरा जो डिबेट चलता है वो चलता है डेवलपमेंट एंड टेररिज्म या नक्सलिज्म। समझ में आया? ठीक है, तो इन दोनों के ही ऊपर जो है यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है, अपन दोनों के ऊपर ध्यान देते हैं। अब जो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की जो डिबेट है, इसके अंदर अपन को क्या करने की जरूरत है, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वे फॉरवर्ड ये चीज़ आती है कि अपन को एक सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। समझ में आया कि सॉल्यूशन क्या होगा इस बात का? बंद कर देने, इसको बंद कर देना, उसको बंद कर देना, इससे कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी थी कि आप जो है, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी को ये बात बोली थी कि आप जो है बिना उसका कुछ भी इकोनॉमिकल और वो जो है कुछ भी कैलकुलेट वगैरह करे हुए किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी ऑर्डर देते रहते हो। ये इतना आसान नहीं होता, हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। हम हज़ारों करोड़ रुपए लगाते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं, हम पूरी स्टडीज वगैरह कंडक्ट करते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं, और आप लोग जो है एक झटके में उस चीज़ को बंद कर देते हो। तो स्टेट को लॉस कितना हो रहा है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनको लॉस कितना हो रहा है, हज़ारों करोड़ों का लॉस हो रहा है। समझ में है? ठीक है, कितने सारे लोग उसके लाइवलीहुड वगैरह के ऊपर होंगे, उनको कितना लॉस हो रहा है। तो उस चीज़ की कहीं बात है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये समझ में आया? 30,000 जॉब्स वगैरह, एक्यूजिंग स्टेरलाइट वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। हेल्थ ऑफ लोकल पीपल वगैरह ये सब हो गया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसके अंदर बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनजीटी के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, एनजीटी जो है, एनजीटी ये पावर होल्ड ही नहीं करता है, विल्ड ही नहीं करता है। उसके बाद में क्या हुआ था, कोविड के अंदर, जैसे यहाँ पे इस ऐड के अंदर भी दे रखा है कि हमें कोविड के अंदर तो जब ज़रूरत थी तब तो हमें चलाया गया, फिर हमें बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो कोविड के अंदर क्या हुआ, कोविड के अंदर जब कोविड पीक पे था सेकेंड वेव के अंदर, तब इस प्लांट को वापस शुरू करा गया था, और यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाती थी। ठीक है, और वो मेडिकल ऑक्सीजन जो है फिर जगह जगह पर भेजी जाती थी, जिसने काफ़ी ज़्यादा लाइव्स वगैरह भी सेव करी। तो इसकी वापस से बात हो रही है कि भाई ये जो है अगर हमें उस समय करा जा सकता था तो बाद में क्यों नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे बाकी सब न्यूज़ दे रखी, ये सब न्यूज़ वैसे काम की है कि वेदांता जो है, ये वेदांता का प्लांट है, वेदांता जो है इसको सेल करने के बारे में सोच रहा है, और वो सब बातें। यहाँ पे देखो, ये अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर जो है केरला का एक गांव है, एक छोटा टाउन वगैरह है, वहाँ पे क्या नाम है देखो इसका, इसका नाम है पुजारी पारा। ठीक है, तो पुजारी पारा इसका नाम है। ये नबरगंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अंदर, उड़ीसा का है, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, उड़ीसा का है। ठीक है, तो उड़ीसा का ये छोटा गांव है। इस गांव के अंदर ये सेलिब्रेट करा जा रहा है कि हम जो है चाइल्ड मैरिज फ्री हो चुके हैं, मतलब इस गांव के अंदर अब और कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होती है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज के बारे में पढ़ते हैं। ये उड़ीसा वैसे भी अपने काम का है क्यों? क्योंकि इस उड़ीसा के थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, आसाम। आसाम के अंदर अभी क्रैकडाउन वगैरह चल रहा है जिस क्रैकडाउन के अंदर क्या हो रहा है, जिस क्रैकडाउन के अंदर अभी आपने देखा होगा कि 2000 मैन को अरेस्ट कर लिया गया था, और जो भी स्टेट वाइड उनका जो भी चल रहा है। अब यहाँ पे समझो, ये जो इतने सारे लोगों को अरेस्ट करा गया था, किस लॉ के अंदर अरेस्ट करा गया था? तो जिन लोगों ने भी जो है 14 साल से नीचे की महिला के साथ, लड़की के साथ शादी करी, उसको तो पॉस्को के अंदर, पॉस्को गलत लिख रखा है, पॉस्को नहीं होता, पॉक्सो होता है। ठीक है, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो पॉक्सो,
तो उसको जो है पॉक्सो के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। उसके अलावा मेन हु मैरिड गर्ल्स बिटवीन 14 एंड 18 ईयर्स, उनको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। अब जो चाइल्ड मैरिज एक्ट होता है, चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में ये 2006 के अंदर आया, बेसिक मैं आपको समझाता हूँ, 2006 में आया। यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो कितनी है, गर्ल्स की 18 ईयर्स है, और मेन की मिनिमम एज कितनी है, बॉयज़ की मिनिमम एज कितनी है, 21 ईयर्स है। अभी रिसेंटली 2021 के अंदर एक अमेंडमेंट की भी बात आई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जिसके अंदर ये बात थी कि जो गर्ल्स की जो एज है, ठीक है, जो मिनिमम एज है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, उसको अमेंड करा जाएगा और उसको भी 21 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट में था, उसके ऊपर कभी और अपन चर्चा करेंगे। अभी समझो पॉक्सो, पॉक्सो की अगर बात करें, तो पॉक्सो एक्ट जो है ये 2012 के अंदर इनैक्ट हुआ था, जिसके अंदर अगर आप जो है एक माइनर के साथ, ठीक है, अगर एक माइनर के साथ कुछ भी सेक्सुअल एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो फिर उसको जो है एक रेप माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा, नो मैटर ये। अच्छा, पहली बात तो ये जो माइनर है, ये माइनर वैसे यहाँ पे चाइल्ड को डिफाइन कर रखा है 18 साल से नीचे, और बाकी जो रेप वगैरह की जो कंडीशन है उसको मान रखा है 14 साल से नीचे, 14 या 15 था, ठीक है, वापस एक बार आप चेक करना, या तो 14 या 15 है, ठीक है। तो उसके अगर उससे नीचे है तो भली उसका कंसेंट हो या ना हो, उसे रेप ही माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। और अगर वो 15 से ऊपर है और फिर वो बोलती है कि भाई मेरा जो है कंसेंट नहीं था, तो फिर उसे रेप माना जाएगा, चाइल्ड रेप, समझ में आया। ठीक है, अब समझो ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉक्सो जो एक्ट है एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, जिसका ये मतलब है कि बॉयज़ को भी विक्टिम के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है। कितनी बार ऐसा होता है छोटे बॉयज़ वगैरह को लोग उठा कर ले जाते हैं, ठीक है, जैसे आज के ही न्यूज़ में एक जो है आज के ही पेपर में एक आर्टिकल था, वो रेलवे पुलिस वगैरह से लेकर, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें इससे रिलेटेड कुछ बात कर रखी है। उसके अलावा क्या चीज़ है, गिल्टी अंडर प्रूवन वगैरह ये मैं आपको बता चुका हूँ। नॉन मेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, नॉन मेलेबल में बेल नहीं मिलेगी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो चाइल्ड मैरिजेस आर इलीगल बट नॉट वॉइड। इसका ये मतलब है कि अगर चाइल्ड मैरिजेस होती है, समझ में, अगर 18 साल से नीचे की लड़की की अगर शादी करी जाती है तो वो इलीगल है, लेकिन वॉइड नहीं है। वॉइड सिर्फ तब होगी जब जो लड़की है वो कोर्ट के सामने ये जाकर बोले कि भाई मैं जो हूँ इस मैरिज को अनल करना चाहती हूँ, वॉइड करार देना चाहती हूँ, समझ में। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब ये NFHS 5 का क्या इसके अंदर डेटा वगैरह आया था, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। NFHS 5 ने बोला था वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेवलेंस है चाइल्ड मैरिज की, और मोर देन 40% जो टोटल विमेन है, ठीक है, जिनकी भी शादी 20 जो अभी 2024 के अंदर है, ठीक है, उनकी शादी 18 से पहले ही हो चुकी थी, ठीक है, वो 18 की हुई उससे पहले ही हुई, तो 40% बहुत बड़ा नंबर होता है, वेरी वेरी हाई नंबर, समझना। उसके अलावा क्या चीज़ है, स्टेट्स विद लार्ज पॉपुलेशन, तो यहाँ पर जिन भी पॉपुलेशन के अंदर ट्राइबल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि झारखंड, ठीक है। अगर ये चीज़ होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होगा भी, बट ऑब्वियस ही बात है, 17 साल की बच्ची है, उसके अंदर खुद के अंदर कुछ जो है न्यूट्रेंट वगैरह, वो खुद जो है फिजिकली सक्षम नहीं है अपने आप में, और वो जो है अगर 1 साल का मतलब 9 महीने के बाद बच्चा दे देवे तो कैसे क्या होगा, समझ में आया, वो बच्चा मरेगा ही मरेगा, कोई डाउट ही नहीं इस बात में। 37.9% इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत बड़ी बात होती है। अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो उन 100 बच्चों में से नियरली 38 बच्चे मर चुके हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये डेंजरस बात है। उसके अलावा क्या चीज़ है, देखो ये सील कवर्ड जूरिस्प्रूडेंस का दे रखा है, सील कवर्ड जूरिस्प्रूडेंस, इसको आप पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से है ये चीज़, इसको आप वैसे पढ़ सकते हैं। इसकी बेसिक न्यूज़ मैंने आपको बता दी कि जो, अच्छा वो नहीं बताया, हाँ चलो इसकी बेसिक न्यूज़ मैं बता देता हूँ। अभी क्या हुआ है, पहले से सील कवर्ड जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर काफ़ी सब खेल चल रहा था, और अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आप चाहो तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं, एक एक्सपर्ट पैनल वगैरह, एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं, जो कि अडानी का पूरा जो भी खेल हुआ, ये कितना सही था, कितना गलत था, कितना किसको लॉस हुआ, क्या किया जा सकता है आगे फ्यूचर में, उसके ऊपर जो है सजेशंस वगैरह दे, रिकमेंडेशंस वगैरह दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, हम इसके लिए राज़ी हैं, बस जो हम नाम सजेस्ट करेंगे, ठीक है, नाम तो हम ही सजेस्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सजेस्ट करेगी, तो जो नाम हम सजेस्ट करेंगे वो हम सील्ड कवर में देंगे, मतलब छुपा के देंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा कि कौन इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे उनकी जो है मतलब
कुछ भी मतलब ये बात जो है पब्लिक में नहीं आएगी, मार्केट वॉलेटिलिटी वगैरह नहीं होगी, ये सब उन्होंने बातें बोली। जिसके बाद जो है सीजीआई ने सख्त मना कर दिया और सीजीआई ने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और हर दूसरी चीज़ के लिए हम सील्ड कवर एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आपका कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे समझो, इधर देखो, ये अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट हुआ, आप सील्ड कवर दे रहे हो। उसके अलावा गुजरात पुलिस ने फेक एनकाउंटर करा, वहाँ पर भी हम सील्ड कवर देंगे। नरेंद्र मोदी की बायोपिक का जो वो खेल चल रहा है उसके ऊपर भी हम सील्ड कवर देंगे। हर जगह जगह सील्ड कवर, राफेल जेट का जो भी परचेज डील वगैरह वहाँ पर हम सील्ड कवर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है उसके जो है डेटा वगैरह बाद में आ ही गया था पब्लिक के अंदर, है ना। उसके अलावा ये जो एनआरसी वगैरह का जो सीए एनआरसी का कुछ चल रहा है उसके अंदर भी हम सील कवर देंगे। हर जगह जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो उठने वाली है तो आप वहाँ पर सील कवर दे देते हैं। ट्रांसपेरेंसी नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर क्या मतलब है, तो इसके ऊपर इन्होंने ऐसा कुछ बोला है, इसे आप और पढ़ सकते हैं डिटेल में। लार्जली ये सारा पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पेगासिस के अंदर ही बहुत ज़्यादा उठ गई थी बात, ठीक है। जो लास्ट टाइम उठी थी वो पेगासिस के अंदर उठी थी। पेगासिस के अंदर क्या ये बात आई थी, पेगासिस के अंदर ये आया था, ये एक ऐप है, इजरायली ऐप है, जिसके अंदर ये कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को, जो भी ऐप का जो मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ गवर्नमेंट्स को अपना ये ऐप बेचते हैं। और ये ऐप क्या करता है, ये ऐप जो है आपके फ़ोन वगैरह के अंदर जा सकता है, किसी के भी फ़ोन में, किसी के भी लैपटॉप में, किसी भी डिजिटल डिवाइस में जा सकता है। और डिजिटल डिवाइस में जाके न तो वो आपका पूरा कंटेंट रीड कर सकता है, बल्कि उसे चेंज भी कर सकता है, उससे नया कंटेंट जनरेट भी कर सकता है। इसका ये मतलब है कि जैसे अगर आप आपके फ़ोन में चला गया है ना, अब आपका फ़ोन तो आपको लगेगा इतनी कोई वैसी वाली बात नहीं है। इसको समझाता हूँ। जैसे गवर्नमेंट से क्यों डरा जा रहा है इस चीज़ को लेकर, राइट टू प्राइवेसी और उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इशू क्यों है? क्योंकि जैसे अगर गवर्नमेंट इस बात को लगा देती है, अगर ये जो है पेगासस वाला, वो लेट से कि अपने जो है मनमोहन सिंह, ठीक है, या फिर हाँ मनमोहन सिंह ले लो, तो मनमोहन सिंह अभी तो चलो ठीक है, वो जो है इतना ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर नहीं है, बट लेट से मान लो कि भाई वो होते, है ना। तो मनमोहन सिंह देश के 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके पास कितने सीक्रेट्स वगैरह और किस लेवल की क्या क्या जानकारी होगी, वो उस बात को जो है शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो करंट गवर्नमेंट है या जो कोई भी है, अगर वो ऐसा कुछ ऐप वगैरह को यूज़ करता है तो वो उस चीज़ को बाहर निकाल सकता है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर कोई जर्नलिस्ट वगैरह भी होता है, अब जैसे कोई जर्नलिस्ट है और वो कोई ऐसा एनकाउंटर वगैरह का कुछ भी जो है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्ती है, इस स्टेट गवर्नमेंट ने ये एनकाउंटर करे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये क्या कर सकते हैं, ये उसके फ़ोन के अंदर जो है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जो उसके जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी उसके सोर्सेस वगैरह हैं कि जो उसको बता रहे हैं कि हाँ इस आर्मी ने इसका जो है इनकाउंटर करा, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसको मैसेज कर सकते हैं। ये वहाँ बैठे उसके फ़ोन से किसी और पर्सन को मैसेज कर सकते हैं कि चलो लेट्स मीट हेयर एंड हेयर, ठीक है, अपन इधर इधर आकर मिलते हैं और फिर अपन डिस्कस करते हैं। वो वहाँ पर आ जाएगा, इधर से आकर कोई किसी ने ठोक दिया तो क्या गारंटी है, समझ में आया? तो कोई लाइफ एंड लिबर्टी नाम की चीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है। उसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पे आने से पहले एक बार ऊपर का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले तेजा चिली को देखा। तेजा चिली कहाँ पर मिलती है? तेलंगाना में मिलती है, चाइना में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, इन सब जगहों पर जाती है। उसके अलावा राइट टू इक्वालिटी के बारे में देखा। राइट टू इक्वालिटी में अपन ने क्या क्या चीज़ देखी? राइट टू इक्वालिटी में एक तो अपन ने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक देखा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन ओरिजिन का है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर भी 3 फेसेट्स हैं। पहला फेसेट है किसी को भी लॉ के सामने किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। दूसरा है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, वो सब बराबर हैं। तीसरी बात है लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, समझ में आया, ठीक है। फिर चौथी चीज़ क्या, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर सबसे पहली बात, अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस में कोई व्यक्ति है तो उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर जो है सेम सिमिलरली सिचुएटेड हैं तो सेम लॉज लगाए जाएंगे सेम एप्लीकेशन के साथ में। तीसरी बात जो है, जो इंडिया के अंदर नहीं, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ तीसरी बात जो है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। उसके अलावा अपन ने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट पढ़ा था। रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में अपन क्या चीज़ देखी थी? रूल ऑफ लॉ के अंदर अपन ने देखा था कि ये भी ब्रिटिश ओरिजिन का है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इसी का एक फेसिएट है, इसी का एक पार्ट है।
और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, सबसे पहली बात तो अगर किसी व्यक्ति ने लॉ नहीं तोड़ा है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, समझ में आया? उसे पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सारे ही जो है लॉ के सामने बराबर हैं, जिसको अभी अपन ने डिटेल में समझा। और तीसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स नहीं आते हैं, राइट से कॉन्स्टिट्यूशन आता है, समझ में आया? और ये तीसरी बात अपने यहाँ पे लगती नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स आते हैं, समझ में आया? फिर क्या चीज़ है, प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 14 था, आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिशन दे रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बता दिया एडवर्स डिस्टिंक्शन, और ओनली का मतलब बता दिया सिर्फ इनको मतलब गिन के, ठीक है? इनके अलावा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन जो है उसको रोका नहीं जा सकता पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, एक्सेस शॉप्स वगैरह हो गई, पब्लिक एंटरटेनमेंट की कोई प्लेसेस हो गई, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, ठीक है? इन सबको एक्सेस करने से। उसके अलावा जो है प्रोविजन दे रखा है कि स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ये दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर क्या है, इंडियंस को HNIs के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा। ये नेक्स्ट चीज़ अपन ने टूटू-कोडी के बारे में देखा। टूटू-कोडी में अपन ने लार्जली अगर समराइज करें तो क्या चीज़ देखी, 14,000 करोड़ का लॉस, 1 लाख पीपल को लॉस, 30,000 जॉब्स को लॉस। उसके अलावा जो है एनवायरनमेंट को लॉस, कॉपर का प्लांट है, वेदांता का है। उसके अलावा और क्या चीज़ देखी, NGT के अंदर गया 2018 में, NGT ने अप्रूव करा, फिर कहाँ पर गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस जो है उसको रिट्रैक्ट कर लिया, वापस से उसको जो है गलत बता दिया। किसका जो जजमेंट था, मतलब जो ऑर्डर था, ऑर्डर किसका था, तमिलनाडु जो है तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, TNPCB, ठीक है, इनका था और तमिलनाडु गवर्नमेंट का था, समझ में आया? बस। फिर क्या चीज़ है, चाइल्ड मैरिज के बारे में देखा। चाइल्ड मैरिज के अंदर क्या क्या चीज़ देखी, पॉक्सो देखा, और चाइल्ड मैरिज जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 देखा। पॉक्सो कब का है, पॉक्सो 2012 का है। पॉक्सो के अंदर क्या बात दे रखी कि अगर जो है, पहली बात तो 18 ईयर से नीचे का वो उसके जो भी असॉल्ट वगैरह और उसकी बात है, ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ठीक है? दूसरी बात ये दे रखी कि पॉक्सो के अंदर अगर 14-15 ईयर जो भी है उससे नीचे अगर कोई भी लड़की है, लड़का है, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल जो केस होता है, वो अगर भली उसके कंसेंट, उसकी मर्जी से हो या ना हो, उसे रेप के तौर पर ही देखा जाएगा। ओनस जो है, ओनस यहाँ पे जो अक्यूज होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है? और नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट देख लिया, ठीक है? NFHS 5 का डेटा देखा। NFHS 5 के डेटा के अंदर अपन ने किन स्टेट्स को देखा, वेस्ट बंगाल को देखा, त्रिपुरा को देखा, और जो है बिहार को देखा। बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और बिहार को देखा, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है केसेस वगैरह है 40%, ठीक है? मोर देन 40% वेमेन की शादी 18 साल से पहले नीचे ही हो गई थी। जिन भी स्टेट्स के अंदर ट्राइबल लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे कि झारखंड, वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी तो ज़्यादा होगी ही होगी। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी NFHS 5 के अनुसार कितनी चल रही है, 38%, नियरली 38%, समझ में आया? फिर क्या चीज़ है, अब देखो नेक्स्ट चीज, हाउ इज इंडिया एड्रेसिंग सिकल सेल एनीमिया। ये भी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की न्यूज़ है, साइंस एंड टेक के लिए है, और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो एनीमिया क्या चीज़ होती है। पहली बात, एनीमिया का मतलब होता है जब ब्लड के अंदर से, अपना जो ब्लड है, बॉडी है, उसके अंदर से रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। समझ में, रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अपन को डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? ये WBC का काम होता है। तो फिर RBC का क्या काम होता है, RBC जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, समझ में आया? पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, क्योंकि RBC के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है? हीमोग्लोबिन एक जो है ये जो है किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। अब क्या इशू आ रहा है, एनीमिया का मतलब होता है कि RBC का कम हो जाना, ये तो समझ में आया आपको? तो एनीमिया से क्या चीज़ होगी, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम जाएगा, है ना? हीमोग्लोबिन वगैरह और वो सारे इश्यूज वगैरह आएंगे, है ना? अब समझो दूसरी बात क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया है, ये एक अलग ही प्रकार का एनीमिया है। इस एनीमिया के अंदर क्या होता है, ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है? जेनेटिक मतलब जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। और इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो रेड ब्लड सेल्स कम नहीं होते हैं, कम होने के साथ साथ उनका शेप चेंज हो जाता है। शेप कैसे चेंज होता है, तो नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं,
समझ में आया? जो सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऐसे दिखते हैं, सिकल जैसे दिखते हैं। सिकल मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर वो जो है आप फार्मर फैमिली से हो तो यहाँ से वो चीज़ को चीज़ देखी होगी, ऐसा एक सिकल, एक वो जो है फार्मिंग वगैरह के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स वगैरह काटने के लिए, है ना। उसके अलावा अगर आपने फार्मर वगैरह नहीं हो तो आपने चेन्नई एक्सप्रेस ज़रूर देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा जो है जो भी होता है। तो आप समझो, तो ये सिकल सेल के अंदर क्या चीज़ होती है, ऐसा दिखने वाला रेड ब्लड सेल ऐसा दिखने लग जाता है। ऐसा दिखने की वजह से क्या होता है, ऐसा दिखने की वजह से पहली बात तो वो जो ब्लड ऑक्सीजन वगैरह कम कैरी करेगा, दूसरी बात ब्लड फ्लो को रोक भी सकता है। समझ में आया? जगह जगह ब्लड फ्लो को रोक भी सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है। तो आप समझो, सबसे पहले निर्मला सीतारमन जी जो हैं उन्होंने ये अनाउंस करा इस साल के बजट में, ठीक है। तो बजट के अंदर किसी डिजीज़ के बारे में अनाउंस करा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना कि जो सरकार है वो मिशन मोड पे जाएगी सिकल सेल एनीमिया को रोकने के लिए। समझ में आया? ठीक है, कंडीशन टू एलिमिनेट बाय 2047, जो 100 साल होंगे, 100 साल से पहले पहले अपन इस चीज़ को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या चीज़ है, सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है इंडिया, जो है पूरे वर्ल्ड की सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है सिकल सेल एनीमिया को लेकर। हीमोग्लोबिन, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका काम होता है हीमोग्लोबिन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना। इसके अंदर टोटल 4 जो है प्रोटीन की सब यूनिट्स होती है। कितनी सब यूनिट्स होती है? 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होती है, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है। फिर क्या चीज़ है, अब बीटा के अंदर जो सब यूनिट्स हैं वो कुछ उनके अंदर जेनेटिक कुछ जो है कुछ भी इशू वगैरह आ जाता है, जिस वजह से वो अपना शेप चेंज कर लेती है, पूरे ब्लड सेल का शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक सिकल जैसा दिखने लग जाता है। जिसके बाद क्या चीज़ होती है, जिसके बाद पहली बात तो जो ब्लड है, ठीक है, जो उसका जो फ्लो वगैरह नॉर्मल फ्लो वो धीमा भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। जिसकी और प्लस जो है जो सिकल सेल्स हैं वो जल्दी मर भी जाते हैं, डाई अर्ली, है ना। शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। क्रॉनिक एनीमिया, पेन, फटीग, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और स्ट्रोक, इन सब चीज़ों का खतरा रहता है। उसके अलावा बात करें मोर कॉमन ट्राइबल, हाँ अब डेटा की बात करते हैं। डेटा के अंदर सबसे पहली बात ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर उन जगहों पर जिन जगहों पर मलेरिया ज़्यादा होता है। तो कुछ जो है जब स्टडी वगैरह करी गई तब पता पड़ा कि मलेरिया से बचने के लिए ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल बहुत शानदार काम करते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे अफ्रीकन नेशंस वगैरह हैं जहाँ पे लोगों के अंदर ये सेल्स हैं। अब मैंने आपको बताया ये जेनेटिक जो है डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि एक जो है जीन्स के द्वारा आती है, समझ में, पेरेंट्स के द्वारा आती है, ठीक है। तो पेरेंट्स के द्वारा ऑफस्प्रिंग्स में आती है। तो अब ऑफस्प्रिंग्स में आएगी तो अगर जैसे मान लो कि किसी ने मॉडिफिकेशन वगैरह करा, ठीक है, किसी की बॉडी में मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ ताकि मलेरिया वगैरह से उनको इफेक्ट ना हो ज़्यादा, है ना, तो उसके बाद फिर उनके बच्चों में भी ये चीज़ आने लग गई। अब पहली बात, अगर एंडोगैमी होगी, एंडोगैमी का मतलब है कि अगर आप जो है छोटी कास्ट है और उसी के अंदर शादी करते रहेंगे, जैसे कहाँ पर देखने को मिलता है, जो अपने यहाँ पे जो पारसी पीपल हैं, ठीक है, या फिर जो बोहरा पीपल हैं, या फिर और जो भी छोटी कास्ट होती है, ठीक है। तो छोटी कास्ट के अंदर, छोटी कास्ट मतलब ऐसे पॉपुलेशन वाइज छोटी, ठीक है। तो जो छोटी कास्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि वो शादी अंदर ही करना चाहते हैं, बाहर कोई भी भाई इंटर कास्ट मैरिजेस तो कोई सी भी चाहे रिलीजन हो कुछ भी हो, यहाँ पे लोग मानते नहीं हैं, है ना। तो क्या करेंगे, वो शादी अपने कास्ट में ही करना चाहेंगे। लेकिन शादी जितनी ज़्यादा दूर हो उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, ऑलवेज रिमेंबर, जितनी ज़्यादा दूर हो, खासकर जोग्राफिकली, समझ में आया, ठीक है। बाकी दूसरा वो हो ना हो, लेकिन जोग्राफिकली जितना ज़्यादा दूर हो उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। जो प्रैक्टिस इंडिया की कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर होती है, कज़न्स में शादी करवा देते हैं, उससे ज़्यादा वर्स प्रैक्टिस और कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर फिर बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा मतलब बुरी हालत में पैदा होते हैं जिसकी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझो, जो मदर है उसको सिकल सेल एनीमिया है, जो फादर है उसको सिकल सेल एनीमिया है, तो बच्चे को होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, 110% होगा, समझ में आया। तो एंडोगैमी का ये प्रॉब्लम आ रही। दूसरी बात, ट्राइबल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही क्योंकि वो जो है थोड़े स्वाम्पी और मार्शी रीजन के अंदर रहते हैं, जहाँ पे मलेरिया वगैरह इनकी जो है मात्रा ज़्यादा है, मतलब इनके केसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनके अपने जो है उन्होंने अपनी बॉडी ने मॉडिफिकेशन वगैरह कर लिया है, सिकल सेल्स को जनरेट करने लग गए, लेकिन इन सिकल सेल से दूसरी बीमारियां होने लग जाती है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। अब समझो, ये देख लिया, ठीक है, लाइकली मलेरिया वगैरह ये सब देख लिया, ठीक है। ये सब जो भी मैंने आपको बताया अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह मैं वैसे ही समझा चुका हूँ, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, हायर कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस एंडोगैमी, एंडोगैमी मैं बता चुका हूँ आपको। उसके अलावा क्या चीज़ है,
जीन थेरेपी, इसका इलाज क्या है? इसके इलाज सिर्फ अभी तक तो सिर्फ दो ही पाए गए हैं, एक जीन थेरेपी और एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स। ठीक है, जीन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट साइंस एंड टेक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, कंसेप्ट है। दोनों के ऊपर मल्टीपल बार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। इशू ये है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, समझ में आया? बोथ कॉस्टली एंड बोथ आर स्टिल इन डेवलपमेंटल स्टेजेस। दोनों अभी तक बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, समझ में आया? इनके ऊपर प्रॉपर स्टडी वगैरह कुछ भी प्रॉपर मामला नहीं आया है, अभी तक प्रोसेस में है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये सब बाकी कुछ और चीज़ें दे रखी है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको वैसे ही समझा दी। अगर कुछ भी डाउट हो इसके अंदर, क्योंकि साइंस एंड टेक का थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको और भी समझा दूंगा। फिर क्या चीज़ है, अब देखो नेक्स्ट न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ है। इसके अंदर नेवी ऐसा सोच रही है कि हम जो है नया एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह लाने का सोच रही है, क्योंकि जो पहला वाला जो अभी अपने पास एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, उसका भी रिटायरमेंट वगैरह आएगा, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई उसको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा कैरियर बनाएंगे। उसमें पहले तो ये सोचा था कि या तो जो है सेम जैसा विक्रांत है वैसा बनाएंगे, या फिर जो है पूरी तरीके से नया बनाएंगे और कुछ न्यू डिज़ाइन करेंगे, और ये सब सोचा। बट अभी जो है विक्रांत जैसे के ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि न्यू डिज़ाइन वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट वगैरह लग जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो अभी रिसेंटली अपन ने एक नई सबमरीन को भी कमीशन करा था, 5th स्कॉर्पियन सबमरीन है ये। ठीक है, आईएनएस वागीर। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, कलवरी क्लास की है ये। फिर क्या चीज़ है, टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर जो है अपने होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने एक क्या है ये देखो, थीम पार्क, उन्होंने एक थीम पार्क को इनॉग्रेट करा था। यहाँ कहीं पे लिखा हुआ होगा यार, ठीक है, अभी ये रहा। ठीक है, अ थीम पार्क, यहाँ पे उन्होंने जो है एक थीम पार्क को इनॉग्रेट करा जिसका नाम है शिव सृष्टि। ठीक है, तो शिव सृष्टि को इनॉग्रेट करा। शिव सृष्टि जो है ये शिवाजी महाराज को लेकर है, लाइफ ऑन शिवाजी महाराज के ऊपर है, पुणे में है। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ कुछ वापस शिवाजी महाराज के बारे में कुछ कुछ ये चीज़ बोली कि इन्होंने जो है टेम्पल्स को रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा काम करा था, और जो भी टेम्पल, जो मुगल पीपल वगैरह थे, उन्होंने जो टेम्पल वगैरह उनको डिस्ट्रॉय वगैरह करा, तो उनसे वापस इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा काम करा था। राम मंदिर, अब ये वापस से जो अपने प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ में कंपेयर करा गया कि जैसे उन्होंने राम मंदिर को लेकर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, सोमनाथ टेम्पल को लेकर, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करा, वैसे उन्होंने भी काम करा था। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, 2022 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल, सन टेम्पल्स, टेम्पल्स के ऊपर इन लार्ज वैसे भी पहले भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स। अब ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था आप समझ में आया, इसलिए पढ़ाया था। सेकेंड चीज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बरूनी। अगर आपको याद हो तो अल बरूनी और जो अपना इब्न बतूता, ठीक है, अल बरूनी और इब्न बतूता के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने डिटेल के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था कि एमबीटी वगैरह के टाइम पे कैसे आया, इन्होंने किस किस की बात करी, चाइना के अंदर कहाँ गया था, वापस कैसे आया, कहाँ से आ रहा था, ये वो सब कुछ समझाया है। ठीक है, तो वो अगर वीडियो, अगर आप चाहें तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, उसका लिंक जो सीए के ही पिछले वीडियोस है उसमें से किसी एक में है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस दिन डिस्कस करा था, अगर किसी को वैसे पर से जानना हो तो या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में लिख देना, मैं नोट्स में से ढूंढ के और फिर बता दूंगा कि इस दिन का है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर क्या चीज़ है, नोट्स भी, अगर डायरेक्ट नोट्स भी पढ़ना है तो नोट्स भी जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रखे हैं उस लेक्चर के भी। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉल ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन जो है वो सेकंड प्रेसिडेंट थे। एस राधाकृष्णन भी न्यूज़ में थे उस समय पे, और सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो एस राधाकृष्णन जी हैं, ये इनके नाम पर ही अपन टीचर्स डे मनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तीसरी बात ये है कि ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है समझ में आया? तो इम्पॉर्टेंट इससे क्या समझ में मिलता है, देखो तीसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस तीसरे स्टेटमेंट को सही या गलत बता देना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अगर आपको अल बरूनी के बारे में और ज्योतिर्लिंगा के बारे में पता भी है, ज्योतिर्लिंगा सबसे इजी है, तो ज्योतिर्लिंगा को अगर देखो, इसलिए यूपीएससी का लेवल टफ होता जा रहा है। ज्योतिर्लिंगा को अगर देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ए में है, सी में है, डी में, क्या एलिमिनेट करोगे, बी, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला।
फिर अगर बी अल बरूनी के बारे में भी आप श्योर हो, वैसे अल बरूनी भी अपने आप में छोटी चीज़ नहीं है, एक एक ट्रैवलर ने क्या क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन चूंकि ट्रैवलर इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं ट्रैवलर के ऊपर, मल्टीपल बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर ट्रैवलर को इंपॉर्टेंट पकड़ के भी अगर आप सेकंड स्टेटमेंट, आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट भी सही करते तो भी आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट गया, अब आपके पास जो है ए और डी। अब ए और डी में से आपको तुक्का मारना है, अभी भी बात तुक्के मारने की ही है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट तो मुझे तो नहीं लगता कि मैक्सिमम पीपल को पता होगा। थर्ड स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा टफ बात हो जाती है कि जो एस राधा कृष्णन ने कौन सा ये लगाया था कि नहीं लगाया था, बहुत वैसी वाली बात हो जाएगी। या तो ये, या फिर जो है उस समय के सीए के अंदर पूरा किसी सीए में आर्टिकल आया होगा कि इसने प्राण प्रतिष्ठा लगाई थी, मतलब इस पर्सन ने प्राण प्रतिष्ठा लगाई थी, तो आपको पता हो कि नहीं, क्यों, चूंकि एक्स वाई जी ने लगाई थी और यहाँ पे एस राधा कृष्णन के बारे में दे रखा है, तो ये गलत होता है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन टफ है, समझ में आया। फिर क्या चीज़ है, अब यहाँ पे सारे ज्योतिर्लिंगा के बारे में दे रखा है। ज्योतिर्लिंग जो जितने भी हैं उनको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब वापस से डिस्कस करेंगे, यही काम है अपना, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ है, उसके अलावा काशी विश्वनाथ कहाँ पर है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर एक एक ही है। फिर झारखंड में बैद्यनाथ है, ठीक है, यहाँ पर भी एक ही, इधर इधर एक एक हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो इसको लास्ट में। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और बैद्यनाथ। केदारनाथ तो मेरे ख्याल से सब बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है, केदारनाथ तो इजी है। केदारनाथ के अंदर डिजास्टर वगैरह भी हुआ था, अक्सर न्यूज़ में रहता है, कॉरिडोर वगैरह भी बन रहा है, तो केदारनाथ उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, काशी विश्वनाथ अभी टेम्पल कॉरिडोर वगैरह वो सब चलता रहता है। काशी विश्वनाथ के साथ कौन सी जो है मॉस्क है, तो काशी विश्वनाथ के साथ ज्ञान वापी मस्जिद है, समझ में आया, ज्ञान वापी मस्जिद, तो इसलिए भी न्यूज़ में रहता था, ये भी ठीक है। बैद्यनाथ जो है ये झारखंड में है, इसे याद रखना है, देवगढ़ झारखंड, ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं करना है। बैद्यनाथ जो है देवगढ़ झारखंड में है, इसे याद रखना है। उसके अलावा क्या चीज़ है, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ चुका है, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। श्री सेलम के ऊपर तो डेफिनेटली आ ही चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग से आया था, कुछ एनवायरमेंट वगैरह के अंदर आया था। यहाँ पर समझो, मल्लिकार्जुन जो है श्री सेलम के अंदर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा जो लास्ट है ये भी ईजी है, इसको भी याद कर सकते हो, रामानाथ स्वामी, ये रामेश्वरम में है। तो अब ये वाले अपने बच गए। मल्लिकार्जुन को याद रखना, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। ये समझ लो कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र को हटा दो, जो सदर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर सिर्फ दो हैं, रामानाथ स्वामी और मल्लिकार्जुन। अब अगर रामानाथ स्वामी का तो बेसिक है, रामानाथ स्वामी रामेश्वरम, इसके साथ में भाई चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी और ये तो हर किसी को पता ही है, ठीक है। मल्लिकार्जुन के अंदर अगर कंफ्यूज हो जाता तो श्री सेलम दूसरा जो है वो श्री सेलम आंध्र प्रदेश के अंदर होगा, क्योंकि एक तमिलनाडु ऑलरेडी कवर हो गया, समझ में आया। फिर क्या चीज़ है, फिर समझो अब गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है और महाराष्ट्र आ जाता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल को महाकालेश्वर के बारे में भी पता होगा, ये उज्जैन में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, उज्जैन, महाकालेश्वर, ये तो चीज़ हो जाती है। सेकंड, महाकालेश्वर के साथ में कौन सा, ओमकारेश्वर है, इसको याद रखना, ओमकारेश्वर। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को अपन ने क्यों पढ़ा था, महाराष्ट्र को अपन ने मतलब इस ये जो पिछली बार अपन ने क्यों पढ़ा था, जो पूरा ज्योतिर्लिंग वगैरह है ये सब खेल क्यों पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था क्योंकि अपन गृष्णेश्वर देख रहे थे। क्या देख रहे थे, गृष्णेश्वर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो हिलरी क्लिंटन है, ठीक है, हिलरी क्लिंटन यहाँ पे आई थी, गृष्णेश्वर में आई थी, और सेवा वगैरह और उनके कुछ कुछ वहाँ पे उन जगहों पर गई थी। तो गृष्णेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर, ये कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। गृष्णेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के ऊपर पहले भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, यहाँ पे मैंने सोमनाथ का लगाया, त्र्यंबकेश्वर के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो कृष्णेश्वर हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, भीमाशंकर हो गया, समझ में। और त्र्यंबकेश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा पहले नहीं आया, अभी मेरे ख्याल से 21-20 ऐसे कुछ के टाइम पे आया है। उसके अलावा गुजरात में कौन से है, गुजरात में सिर्फ दो है, नागेश्वर और सोमनाथ, समझ में। अब बिना देखे एक बार फटाफट लिखते हैं, कितने सही होते हैं देखते हैं। उत्तराखंड के अंदर कौन सा है, सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर है केदारनाथ, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद यूपी, यूपी के अंदर कौन सा है, यूपी के अंदर है काशी विश्वनाथ, है ना। काशी विश्वनाथ के बाद झारखंड में कौन सा है, झारखंड के अंदर है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ के बाद आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्रदेश के अंदर है मल्लिकार्जुन, कहाँ पर है, ये श्रीसेलम में है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु के अंदर है रामानाथ स्वामी, ये कहाँ पर है, रामेश्वरम में है, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर क्या चीज़ है, फिर महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने हैं, टोटल 3 है महाराष्ट्र में, एक है त्र्यंबकेश्वर, दूसरा है भीमाशंकर और तीसरा है गृष्णेश्वर, समझ में आया। फिर अपना यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर 2 हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 2 कौन कौन से हैं,
एक तो जो है महाकालेश्वर, ये उज्जैन में है, और दूसरा ओमकारेश्वर, ये कहाँ है अभी देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फिर उसके बाद गुजरात है यहाँ पर, है ना। गुजरात के अंदर वापस कितने हैं, गुजरात के अंदर 2 हैं, एक तो जो है नागार्जुन ऐसे कुछ है, ठीक है, इसको अभी वापस देखते हैं, और एक सोमनाथ है, ठीक है। अब समझो, नागेश्वर, ठीक है, एक नागेश्वर है, और ये कहाँ पर है, ये दारूबकन जो जगह है उधर है, ठीक है। और ओमकारेश्वर कहाँ पे है, ये मंधाता में है, ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो। फिर क्या चीज़ है, अब शिवाजी के बारे में इतना कुछ दे रखा है। वैसे एग्जॉस्ट मेरे ख्याल से आप लोग अगर हुए हो तो बता देना, मेरा तो थोड़ा बहुत तो चल रहा है अभी। ये इतनी सारी न्यूज़ है, अगर ज़्यादा कुछ ऐसा लगे तो पॉज कर देना, बीच में ब्रेक ले लेना, है ना। अब समझो, शिवाजी कॉन्फ्लिक्ट विद बीजापुर, शिवाजी कॉन्फ्लिक्ट विद बीजापुर, यहाँ पे शिवाजी के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। देखो इतना सब कुछ मैंने शिवाजी के ऊपर जितना भी था काफ़ी कुछ यहाँ पे लगा दिया है। अपन क्या सब कुछ देखेंगे, अपन सब कुछ नहीं देखेंगे, बेसिक आपको आइडिया बताता हूँ। सबसे पहली बात तो शिवाजी जो हैं वो शाहजी भोसले के पुत्र हैं, और शाहजी भोसले जो हैं ये एक मराठा जनरल थे, किसके अंदर, बीजापुर सल्तनत के अंदर, समझ में आया, बीजापुर सल्तनत के अंदर ये मराठा जनरल थे, का नाम क्या था, शाहजी भोसले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इनके जो बेटे थे उनको भी काफ़ी सारे फोर्ट्स वगैरह मिले इसी बीजापुर सल्तनत में। फिर बाद में इन्होंने जो मोहम्मद आदिल शाह था, कौन था, मोहम्मद आदिल शाह, इनसे कुछ लड़ाई वगैरह करी और अपने आप को अलग कर लिया। फिर उसके बाद क्या चीज़ हुई, उसके बाद में ये सारी यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये जो है कुछ मुगल्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से, पीडीएफ से, ठीक है। फिर देखो इनकी रेन के अंदर जो अगर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की बात करें, टोटल 8 मिनिस्टर्स होते थे। कितने मिनिस्टर्स होते थे, टोटल 8 मिनिस्टर्स होते थे। जैसे कि पहला पेशवा और प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है सबको, बाय हार्ट याद रखना है। सेकंड चीज़ है मजूमदार, मजूमदार या फिर ऑडिटर, समझ में आया। तीसरा होता था पंडित राव, पंडित राव जो होता था वो स्पिरिचुअल हेड होता था, ठीक है। चौथा होता था दाबीर, दाबीर फॉरेन सेक्रेटरी होता था। पांचवा सेनापति, ये मिलिट्री जनरल होता था, इजी है। छठा न्यायाधीश, ये चीफ जस्टिस होता था, ये भी इजी है। सातवां मंत्री ऑफ क्रॉनिकलर, मंत्री और क्रॉनिकलर, ठीक है, क्रॉनिकलर का मतलब होता है हिस्टोरियन टाइप, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई जो सारे रिकॉर्ड वगैरह रखता है। फिर उसके बाद जो है सचिव, लास्ट होता था सचिव। अब इसके अंदर से अपन किस चीज़ को, कौन कौन सी चीज़ याद रखनी, एक तो पेशवा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको याद रखना है, पेशवा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा मजूमदार जो है वो ऑडिटर है, इसे भी याद रखना है, मजूमदार जो है वो ऑडिटर है। तीसरी बात पंडित राव तो ईजी है। दाबीर, दाबीर का याद रखना, दाबीर कौन है, दाबीर फॉरेन सेक्रेटरी है, समझ में आया। दाबीर के अलावा सेनापति इजी है, न्यायाधीश इजी है। मंत्री जो है, मंत्री किसको कहा जा रहा है, मंत्री क्रॉनिकलर को कहा जा रहा है, समझ में आया, जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है उसे कहा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं करना। और सचिव जो है, सचिव सुपरिटेंडेंट है, जो भी रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह जो भी चल रहा है उसका रिगार्डिंग, समझ में आया, ठीक है। तो पेशवा, मजूमदार, है ना, और दाबीर, और अपना मंत्री, और उसके अलावा सचिव, ये 8 जन हैं, मतलब इनके अलावा और भी ये टोटल 8 जन हैं। फिर क्या चीज़ है, 4 प्रोविंसेस थे इनके अंदर, ठीक है, और हर प्रोविंस को कौन हेड करता था, तो ममलातदार करता था, ठीक है, ममलातदार, ममलातदार, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, जागीरदारी इन्होंने अबॉलिश कर दी थी, जागीरदारी की जगह रॉयतवारी वापस लेकर आ गए थे। चौथ और सरदेशमुखी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था, चौथ सरदेशमुखी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। चौथ और सरदेशमुखी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। देखो अब जैसे थोड़ी सी हार्श बात बोलूँगा, ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा बुरा लगे तो देख लेना भाई, लेकिन जो फैक्ट है सो फैक्ट है, और यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, ठीक है, तो आप खुद लोग पढ़ सकते हो। तो अब समझो, चौथ और सरदेशमुखी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था। चौथ और सरदेशमुखी 2 टाइप के टैक्स होते थे। इनके अंदर क्या चीज़ थी, पहला तो जो है वो चौथ के अंदर, चौथ नाम से ही समझ में आ रहा है, चौथ मतलब 1/4, समझ में आया, ठीक है, 1/4 अपन बोलते हैं ना। तो चौथ, चौथ के अंदर क्या होता था, चौथ के अंदर ये अपने लोगों से, अपने ही मराठा जो पीपल हैं उन्हीं लोगों से टैक्स लेते थे 1/4, ताकि दूसरी फोर्सेस इनके ऊपर अटैक ना करें, जिसका मतलब हफ्ता वसूली टाइप, ठीक है। प्रैक्टिकली बुरा लग सकता है लेकिन जो है, ठीक है। हफ्ता वसूली के अंदर, और जो भी प्रोटेक्शन मनी जिसको कहते हैं, तो प्रोटेक्शन मनी के अंदर क्या होता है कि तुम हमको पैसा दो ताकि कोई दूसरा, तुमको दूसरी गैंग जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे। तो ये वैस उस टाइप का टैक्स था, ठीक है। चौथ याद रखना है इसको। स्टैंडर्ड विच मराठाज एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट शिवाजीज फोर्सेस रेडिंग नॉन मराठा फोर्सेस, ठीक है, नॉन मराठा फोर्सेस आपको रेड ना करें, इसलिए शिवाजी की फोर्स जो है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती, तो सेफ्टी टैक्स दो। फिर दूसरी चीज़ होती थी सरदेशमुखी, सरदेशमुखी जो है ये एडिशनल 10% लेते थे जो भी एरियाज उनके किंगडम के बाहर होते थे उनसे, समझ में, इनसे नहीं ले रहे हैं, 1/4 तो ले ही रहे हैं बाकियों से, ठीक है, और 10% और ले रहे हैं क्योंकि तुम हमारे अंडर नहीं हो, तुम बाकी जगह पर हो, तो उतना भी हमारा बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी कुछ भी टैक्स लेते थे। फिर क्या चीज़ है,
मोरबी ट्रेजेडी वगैरह ये चल रही थी, इसमें अभी रिसेंटली ये आया है कि जो वायर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कोरोडेड हो गए थे, जंग वगैरह लग गए थे, इसलिए ये चीज़ हुई। मोरबी रिवर के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस करा। मोरबी जो है मच्छू डैम से यहाँ से जो भी निकलती करती है, इसको आप देख सकते हो, रन ऑफ कच्छ मच्छू डैम जाती है, ठीक है, मच्छू डैम जाती है, रन ऑफ कच्छ वगैरह यहाँ पे ये ऊपर दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा मोरबी ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, है ना, नाम इसके मोरबी रिवर के ऊपर ही है। बस ये लार्जली अपना सब कुछ खत्म हो जाता है। अब मैप वर्क बचता है। मैप वर्क के अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले इधर समझो। सूडान के बारे में कुछ छोटी सी चीज़ दे रखी है। अपने लिए सूडान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी अजीबोगरीब देशों के बारे में पूछता है और उनके भी जो है अजीबोगरीब शहरों के बारे में पूछता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद से समझो। सूडान के अंदर पहले तो कौन कौन सी कंट्री सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और एरिशिया। पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज रेड सी पे है, ये क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, ठीक है। तो रेड सी पे कंट्रीज कौन कौन सी है, देखो, इजिप्ट हो गया, ठीक है, उसके अलावा सूडान हो गया, एरिशिया हो गया, इथोपिया हो गया, समझ में आया? और जो है सऊदी अरेबिया हो गया, इधर जो है यमन हो गया, ओमान इस तरफ है तो इधर यमन है, समझ में आया, तो इधर यमन हो गया। तो ये सारी की सारी कंट्रीज रेड सी के ऊपर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बाबेल मंडप है, ज्योग्राफी में समझेंगे, ठीक है, स्टेट ऑफ बाबेल मंडप है। सूडान की जो भी बाउंड्रिंग कंट्रीज है, लीबिया, इजिप्ट, चैड बीचों बीच है, याद रखना है इसको। और यहाँ पे जो बीचों बीच, जो एकदम अफ्रीका के जो बीचों बीच कंट्री है वो ये है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉन्गो या फिर जैर, समझ में आया? क्योंकि जैर रिवर आ जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये क्या है, ये भी कॉन्गो है, ये एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और ये वाली खाली कॉन्गो है, ठीक है। तो ये कॉन्गो हो गया। फिर उसके बाद ये लेक विक्टोरिया अपन पढ़ चुके हैं डिटेल में, है ना। यहाँ पर ये केन्या है, ये तंजानिया है ना। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, ये सब देख लिया। इधर एक डिजिबूटी भी है, छोटा सा शहर है एक डिजिबूटी, ये वाला जो शहर है ना, ये डिजिबूटी, ये भी है यहाँ पर, ठीक है। तो खार्तूम इसकी कैपिटल है। खार्तूम के अंदर और क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। नूबियन डेजर्ट यहाँ पे लगता है। अब इसके ऊपर जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया, उसको अभी देखेंगे। तो न्यूबियन डेजर्ट एक यहाँ पे लगता है, इसको याद रखना। लीबियन डेजर्ट भी लगता है, लीबियन डेजर्ट को भी याद रखना। अभी तक अपन अफ्रीका में कौन कौन से डेजर्ट देख चुके हैं, एक तो न्यूबियन डेजर्ट, दूसरा लीबियन डेजर्ट, तीसरा सहारा डेजर्ट, चौथा नामिब डेजर्ट, पांचवा कालाहारी डेजर्ट, है ना। यही क्वेश्चन दिया था ना आपको आज, ठीक है। तो उसको और वापस देख लेंगे। कालाहारी डेजर्ट अभी तक अपन इनको देख चुके हैं, और भी खूब सारे डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, समझो, ठीक है। न्यूबियन डेजर्ट, रेड सी हिल्स वगैरह ये चीज़ें दे रखी है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। रेड सी हिल्स वगैरह ये चीज़ दे रखी है। इजिप्ट, लीबिया वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। इजिप्ट है, लीबिया है, चैड है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है। पहले साउथ सूडान और सूडान ये दोनों एक ही कंट्री थे, फिर बाद में ये अलग हो गया। साउथ सूडान जो है वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री है, सबसे नई बनी हुई कंट्री। इथोपिया है और एरिशिया है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा वाइट नाइल यहाँ से जाती है, वाइट नाइल को इंपॉर्टेंट है, और ब्लू नाइल भी जाती है। दोनों नाइल जाती है, दोनों नाइल मिलके यहाँ पे नाइल रिवर बन जाती है। नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजॉन है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, नाइल है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों को मिला के बनती है। ब्लू नाइल कहाँ से शुरू होती है, इथोपिया से। और वाइट नाइल कहाँ से शुरू होती है, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से, समझ में आया। तो वाइट नाइल, ब्लू नाइल ये दोनों मिलती है, इथोपिया और लेक विक्टोरिया से आती है। कहाँ पर, सूडान में। सूडान में आकर एक हो जाती है, नाइल रिवर बन जाती है पूरी पूरी, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से शहर हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में देखते हैं। तो एक तो ये देखो, ओमडुरमान, ठीक है, ओमडुरमान है। उसके अलावा कसाला है, कसाला के अलावा खार्तूम है, खार्तूम इंपॉर्टेंट है ही, ये कैपिटल है इनकी, है ना। फिर बाकी कुछ कुछ छोटे छोटे शहर दे रखे हैं, समझ में आया? चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है, टर्की के बारे में कुछ है। तो ये ब्लिंकन वगैरह वहाँ पे विजिट वगैरह कर रहे हैं। ब्लिंकन कौन है, ब्लिंकन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है। कहाँ के, यूएस के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब जैसे अपने यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं वैसे, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी तो अलग होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं वैसे, ठीक है। आप समझो। देखो ये टर्की का मैप है, ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी के ऊपर मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन आ चुका है, श्योर नहीं हूँ मैं। मेडिटेरेनियन के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज मेडिटेरेनियन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो सिल्ट कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, सिल्ट, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, ब्लैक सी हो गया। फिर सी ऑफ मरमरा, यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, ये छोटा सा जो आपको वाटर बॉडी दिख रहा है ना इधर का, ये सी ऑफ मरमरा, ये बॉस्फोरस स्टेट है,
ठीक है, स्ट्रेट्स के ऊपर लास्ट 2022 के अंदर ही क्वेश्चन आया है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये एजेंसी है, एजेंसी पे भी शायद क्वेश्चन आ चुका है, हाँ एजेंसी पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सी ऑफ क्रेटे है, ठीक है, सी ऑफ क्रेटे भी देख लेना, यहाँ पे क्रेटे आइलैंड है, फेमस है, बहुत ज़्यादा वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो क्रेटे आइलैंड है। उसके अलावा ये सिप्रस है, सिप्रस भी फेमस है, ये भी डिस्प्यूटेड है। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये तो आसपास का देख लिया सारा, है ना। ये अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, अभी इन्होंने रिसेंटली अर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और ये अर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर यहाँ पर अभी रिसेंटली इन्होंने कोई गेट था, उस गेट को भी खोला था इनकी हेल्प करने के लिए। कौन कौन से माउंटेन्स हैं और बाकी लेक वगैरह आप अंदर इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अंदर अगर सबसे पहले देखें, यहाँ पे लेक वैन गोलू है। लेक वैन गोलू जो है सॉल्टीएस्ट लेक है, ठीक है, मोस्ट सलाइन लेक है पूरे वर्ल्ड का। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा ये देखो एनाटोलियन प्लाटू, एनाटोलियन प्लाटू के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका। टॉरस माउंटेन्स है, टॉरस माउंटेन्स के ऊपर शायद नहीं आया, टॉरस माउंटेन्स है। टॉरस के अलावा यहाँ पे देखो कॉर्गुलू माउंटेन्स है, कॉर्गुलू के अलावा पॉन्टिक माउंटेन्स है, पॉन्टिक के अलावा यहाँ पे ईस्टर्न टॉरस, वो टॉरस का ही पार्ट है ना। फिर क्या चीज़ है, यूफोरेट्स रिवर यहीं से शुरू हो रही है, यूफोरेट्स मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, और टिग्रिस भी यहीं से शुरू हो रही है, टिग्रिस भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। यूफोरेट्स और टिग्रिस, बीच में क्या आता है, बगदाद, समझ में। फिर ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सकारिया रिवर यहाँ पर आती है ना। इस्तानबुल जो है, इस्तानबुल इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी है, और इनकी कैपिटल क्या है, अंकारा है। अंकारा से भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कौन सी, इस्तानबुल है, ठीक है। तो इस्तानबुल हो गया, अंकारा हो गया, बरसा इनकी एक सिटी है। बरसा के अलावा इजमिर, इजमिर के ऊपर पहले नहीं, हाँ सॉरी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इजमिर के ऊपर, इजमिर में पहले एक अर्थक्वेक आया था 1999 में। वो जो है तब तक का सबसे भयानक, मतलब ये वाला अर्थक्वेक जो हुआ इससे पहले का सबसे भयानक अर्थक्वेक इजमिर के अर्थक्वेक को माना जाता था। उसमें नियरली 18,000 पीपल की डेथ हो गई थी, ठीक है। अभी कितने की होगी, अभी 46,000 मेरे ख्याल से एस्टिमेट था, लास्ट एस्टिमेट, ठीक है, ग्रुप के अंदर डाला था हमने। तो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, 46,000 बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ट्रॉय, यहाँ पर ट्रॉय सिटी है, ट्रॉय फेमस है ठीक है। ट्रॉय की अगर किसी ने कहानियाँ सुनी तो ट्रॉय बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर क्या, एनाटोलियन प्लाटू हो गया, ट्रॉय हो गया, बरसा हो गया, इस्तानबुल हो गया, इजमिर हो गया, अंकारा हो गया, है ना। अडाना, अडाना भी यहाँ पर है, अडाना को याद रखना। ईस्टर्न टॉरस हो गया, है ना। उसके अलावा पॉन्टिक माउंटेन्स हो गया, पॉन्टिक के अलावा टॉरस माउंटेन्स हो गया, एनाटोलियन प्लाटू हो गया, ईस्टर्न टॉरस हो गया, है ना। यूफोरेट्स रिवर हो गई, और टिग्रिस रिवर हो गई, लेक वैन गोलू हो गया, ठीक है। बस सब तो देख लिया। कॉर्गोलू माउंटेन्स हो गया, है ना। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं। ये है टर्की, टर्की के ऊपर क्या है, ब्लैक सी। टर्की के नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन। टर्की के यहाँ पे कौन सा आइलैंड न्यूज़ में, क्रेटे। टर्की के यहाँ पे कौन सा आइलैंड न्यूज़ में, सिप्रस। टर्की के पास में इधर कौन सी कंट्री है, आर्मेनिया। टर्की के ऊपर क्या है, रशिया, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर कौन सी कंट्री, ग्रीस। उसके अलावा यहाँ पे कौन सी एक फेमस सिटी है, वो ग्रीस के लिए फेमस है, उसका नाम है ट्रॉय। उसके अलावा यहाँ पे जो है, ये ऐसे करके है, ठीक है। तो इधर क्या चीज़ है, सी ऑफ मरमरा। इधर क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। इधर क्या है, इस्तानबुल। इधर क्या है, अंकारा। इधर क्या है, टॉरस माउंटेन्स। इधर क्या है, ईस्टर्न टॉरस। इधर क्या है, लेक वैन गोलू। इधर क्या है, कॉर्गोलू माउंटेन्स। इधर पॉन्टिक माउंटेन्स। उसके अलावा यहाँ पे अडाला, है ना। और क्या चीज़ है, यही सब देखा। हाँ, 2 रिवर भी देखी। रिवर कौन सी है, यूफोरेट्स और टिग्रिस। ये कौन से उससे आ रही है, लेक से, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसी लेक का नाम नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, इसका मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यूफोरेट्स और टिग्रिस। उसके अलावा क्या चीज़ है, एनाटोलियन प्लाटू हो गया, टॉरस हो गया, बरसा और इजमिर, है ना। बरसा, इजमिर, अडाना तो देख लिया अपन ने, ठीक है। बस यही है, बरसा और इजमिर है। यहाँ पर इजमिर है, तो बरसा है, बस इनको याद रखना है। यार कितनी कम चीज़ें याद करवाता हूँ। एजेंसी नहीं देखा, सी ऑफ क्रेटे भी नहीं देखा, एजेंसी और सी ऑफ क्रेटे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एजेंसी है, एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीस के इस तरफ है एजेंसी, है ना। और सी ऑफ क्रेटे, क्रेटे के जस्ट ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, लेक वैन गोलू वगैरह देख लिया। माउंटेन अरात, अरारात, ठीक है, इसको भी देख सकते हो, ठीक है। ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्या करें, है ही ऐसा। माउंटेन अरारात, है ना। माउंटेन अरारात के अलावा और क्या चीज़ है, कोई नहीं है, बस आर्मेनिया हो गया। अजरबैजान के साथ करता नहीं है, जॉर्जिया के साथ करता है, रशिया के साथ नहीं करता, सॉरी, है ना, गलत बता दिया। रशिया के साथ नहीं करता, जॉर्जिया के साथ करता है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, बस यार सब कवर कर लिया। चलो, फिर इसराइल का मैप है इसराइल का मैप है। इसराइल के मैप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ऐसी जो है पता नहीं जैसी भी हरकतें करते रहते हैं ये। वैसे भी वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है, और वैसे भी करते रहते हैं हर साल। मैप के अंदर से मेरी बात समझो, हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कितनी बार उनके मन में आता है 8-9 क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो अगर पूछ लिए 8-9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन का मतलब होता है 18 मार्क्स। अब समझ में आया 18 मार्क्स का क्या मतलब होता है, तो इसलिए 18 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। सीरिया और इसराइल दोनों के मैप को देखेंगे। सीरिया के मैप को ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए इसके मैप को 2 सेकंड में कवर कर लेते हैं फटाफट। अलेप्पो यहाँ पर एक सिटी है, अलेप्पो के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्री में। अलेप्पो यहाँ पे एक सिटी है, सीरिया इसकी कैपिटल है, डमस्कस है ना। उसके अलावा जो है, अब देखो डमस्कस कैपिटल क्या है, डमस्कस, डमस्कस पे क्वेश्चन आया नहीं आया, ठीक है। छोटी सी सिटी है, क्या नाम है, अलेप्पो, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप सोचोगे कि सारी कंट्रीज के कैपिटल याद कर लेंगे, कुछ नहीं होता उससे, क्वेश्चन पूछते नहीं कैपिटल से, कंट्रीज से कैपिटल, मतलब वो जो कुछ एक सिटीज़ होती है प्रोमिनेंट सिटीज़, उनके बारे में पूछते हैं। उसके अलावा लेक अल असद है, लेक अल असद को देख चुके हैं। खाबुर रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर है, टिग्रिस भी, यहाँ पर थोड़ी सी टिग्रिस भी टच हो रही है, ठीक है, टिग्रिस को भी याद रखना। उसके अलावा एंटी लेबनन माउंटेन्स हैं, होम्स यहाँ पे एक सिटी है, बिशरी माउंटेन्स हैं, बिशरी माउंटेन्स के अलावा बस यही सब चीज़ें हैं। सीरियन डेजर्ट है इधर, है ना, सीरियन डेजर्ट, इसको याद रखना है। और लेबनन इस तरफ हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर गोलन हाइट्स वाला रीजन है, इसराइल ने कब्जा रखा है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इधर कहीं गोलन हाइट्स वाला रीजन है, ये देखो ये दे रखा है, गोलन हाइट्स इसराइल को, इसराइली ऑक्यूपाइड है ना। तो ये इसराइल का, ये जो है इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है नीचे, ये देखो दिख रहा है, सिनाई पेनिनसुला। ये अरब वॉर्स पढ़ेंगे कभी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो सिनाई पेनिनसुला, उसके अलावा क्या चीज़ है, इसराइल वगैरह, ये गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा स्ट्रिप तो बच्चे बच्चे को पता है। जेरूसलम हो गया, जेरूसलम के अलावा और क्या है यहाँ पे, तेल अवीव, तेल अवीव को याद रखना, तेल अवीव पे शायद पहले क्वेश्चन आ चुका है, तेल अवीव इनकी इंपॉर्टेंट सिटी है। तेल अवीव के अलावा यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है, ये भी सबको पता है। वेस्ट बैंक के अलावा जेरूसलम हो गया, ये हो गया, है ना। ये लेक ऑफ, अच्छा ये इसके ऊपर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो ये क्या है, ये लेक ऑफ टिबराइस है, ठीक है, और सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं इसको। यहाँ पर डेड सी है, डेड सी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, डेड सी तो ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लेक ऑफ टिबराइस है, इधर जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर पूरा ऐसे में जाती है, इसको बॉर्डर बॉर्डर बनाती है, ठीक है। बस यही सब है मेरे ख्याल से इसके अंदर, तो इसके अंदर यही है, ठीक है, बस इसके अंदर यही है। फिर क्या है, ख़त्म हो गए सारे। ख़त्म करने से पहले रिवीजन करेंगे। चलो, ज्योतिर्लिंगों का हो गया, उसके अलावा ये इसका सिकल सेल वगैरह का हो गया, इन सब का हो गया, ये ऊपर का सब हो गया ना। यहाँ से करना है पेशवा, और यहाँ से करना है। तो टोटल 8 मिनिस्टर्स थे, ठीक है। पहले तो क्या नाम था, शाहजी भोसले, है ना, उनके ये पुत्र हैं शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कौन सी सल्तनत थी, बीजापुर सल्तनत थी। बीजापुर सल्तनत के अंदर फाइट किससे करी थी, तो आदिल आदिल शाह से करी थी, शाह आदिल से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, उसके अलावा जो है 8 मिनिस्टर्स थे इनके अंदर, 8 मिनिस्टर्स इनके पॉलिटिकल, उसके बाद करें तो 8 मिनिस्टर्स थे। 8 मिनिस्टर में कौन था, सबसे पहला आता था पेशवा। पेशवा कौन होता था, पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था। उसके अलावा कौन होता था, उसके अलावा आता था अपना सेनापति, है ना। सेनापति के अलावा कौन होता था, सेनापति के अलावा एक फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, उनका नाम अभी देखते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी के अलावा कौन होता था, फॉरेन सेक्रेटरी के अलावा यहाँ पे क्रॉनिकलर होता था, ठीक है, जिनको मंत्री कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डी से कुछ नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, उसके अलावा एक चीफ जस्टिस होता था, न्यायाधीश जिसको कहते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस के अलावा और कौन सी चीज़ होगी, 3 4 5 हुए ना, अभी और है। न्यायाधीश के अलावा और कौन होता था, सेनापति हो गया, है ना। और एक जो है सुपरिटेंडेंट होता था, सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था वो भी अभी देखते हैं। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है, मतलब कितने याद आ रहे हैं उसको देखते हैं ना, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा इन सबको। फिर क्या चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बज गए, नहीं 8, एक और बच गया बस, है ना। तो एक और कौन सा है, सेनापति हो गया, दाबीर, इस यहाँ पे ये जो है फॉरेन सेक्रेटरी दाबीर, क्या है, दाबीर, ठीक है। फिर क्रॉनिकलर मंत्री ये हो गया सचिव, जो सुपरिटेंडेंट है वो सचिव है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, न्यायाधीश वगैरह, सेनापति ये हो गया। पंडित राव रह गया ना, पंडित राव और मजूमदार, ये दोनों रह गए। तो पंडित राव तो जो है रिलीजियस अफेयर्स वगैरह संभालते हैं, और मजूमदार, मजूमदार क्या करते थे, मजूमदार ऑडिटर होते थे, ठीक है, तो इनको याद रखना है।
फिर उसके बाद 4 प्रोविंसेस होते थे। 4 प्रोविंसेस किसके अंदर होते थे? मामलतदार के अंदर होते थे। मामलतदार के अलावा जागीरदारी को इन्होंने बंद कर दिया था, रॉयतवारी को शुरू कर दिया था। उसके अलावा जो है चौथ और सरदेशमुखी मैंने आपको बता दिया। चौथ के अंदर 1/4 टेरिटरीज में से, और सरदेशमुखी 1/4 प्लस 10% टेरिटरीज के बाहर से, समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे मोरबी के बारे में देखा। मच्छू डैम, कौन सा डैम? मच्छू डैम, याद रखना। सूडान को कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? इजिप्ट, लीबिया, छैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान और इथोपिया और एरिशिया, समझ में, याद रखना। फिर यहाँ पे सूडान का मैप देखा। सूडान के मैप के अंदर एक तो नूबियन डेजर्ट देखा। नूबियन डेजर्ट के अलावा यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर जो दोनों नाइल रिवर्स है वो दोनों नाइल रिवर बनती है और मिलके जो है नाइल रिवर बनाती है। एक तो यहाँ पर कौन सी मिल रही है? इथोपिया से आ रही है। इथोपिया से कौन सी आ रही है? ब्लू नाइल आ रही है ना, ब्लू नाइल आ रही है। और एक लेक विक्टोरिया से आ रही है। लेक विक्टोरिया से कौन सी आ रही है? वाइट नाइल आ रही है ना। फिर ये दोनों सूडान में मिल रही है। सूडान के नीचे यहाँ पे साउथ सूडान है, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है बताओ? और यहाँ पे इसकी कैपिटल देखी, खार्तूम, है ना। कैपिटल के अलावा यहाँ पे नूबियन डेजर्ट देखे, लीबियन डेजर्ट भी देखा। इस तरफ लीबियन डेजर्ट है। उसके अलावा ये देखो ओमदurman, ठीक है, ओमदurman और कसाला, ये दोनों हैं। मर्रा माउंटेन्स भी है यहाँ पे। मर्रा माउंटेन्स को अपन ने पहले नहीं पढ़ा। मर्रा माउंटेन्स देख सकते हो, है ना। और रेड सी हिल्स तो देख ही लिया है। रेड सी हिल्स तो ठीक है, नॉर्मल है रेड सी हिल। चलो, फिर ये टर्की का मैप, इसको अपन रिवाइज भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो है मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ है, इनको आप खुद से देख सकते हैं, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सीरिया का मैप, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अलेप्पो वगैरह, होम्स, अलेप्पो, होम्स और ये डमस्कस वगैरह, बिशरी माउंटेन्स, अल असद लेक है यहाँ पे, खाइबर रिवर है, यूफ्रेट्स है, टिग्रिस है, दोनों हैं। ये पूरा इसराइल का भी देख चुके हैं। अब फाइनली क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 68 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन कौन से पेयर सही से मैच हुए हैं? पहला, ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में है कि नहीं? है, कल बताया था, बिल्कुल है, समझ में आया। येलो रिवर चाइना में है कि नहीं? ये भी कल बताया था, है। ब्लू नाइल इथोपिया में है कि नहीं? अभी बताया है, समझ में आया। तो ऑल 3 पेयर्स सही हो गए, समझ में आया। उससे पहले भी बता चुका हूँ ब्लू नाइल के बारे में, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स आर फाउंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इनमें से अफ्रीका के अंदर कौन कौन से मिलते हैं? आटाकामा अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह चुका है। आटाकामा कहाँ है? चिली में है। थोड़ा बहुत वहाँ पर भी लगता है, अर्जेंटीना में भी लगता है, बाकी चिली में है लार्जली, है ना। तो चिली और अर्जेंटीना कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना साउथ जो है अमेरिका में है, समझ में आया। तो ये अफ्रीका में आएगा क्या? नहीं आएगा, समझ में आया। उसके अलावा कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? कालाहारी डेजर्ट मैंने आपको बताया ये नामीबिया, साउथ अफ्रीका और कौन सी कंट्री थी? बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, इन तीनों के बीच में है, ठीक है। तो ये अफ्रीका में आएगा क्या? आएगा, हाँ आएगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? नामिब, नामिब डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये नामीबिया के कोस्ट लाइन पर है, ठीक है। इसके ऊपर पहले मेंस का, प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम में तो आ ही चुका है, मेंस में शायद क्वेश्चन आ चुका है कि वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर डेजर्ट्स क्यों होते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये नामिब डेजर्ट, ये कहाँ? नामीबिया में। ये सबसे ईजी ऑप्शन था। तो अब यहाँ पे देखो 3 में 3 में 3 में तीनों में लगाया मैंने, समझ में आया। ए बी सी तीनों में लगाया है, ठीक है, 3, ताकि आप कुछ। मोहावे, मोहावे कहाँ पर है? मोहावे जो है ये अपने वहाँ पर है, यूएस में है, ठीक है। यूएस की जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर है। टकला मकान कहाँ है? टकला मकान चाइना और जो मंगोलिया है इसके इधर है। गोबी भी सेम है, चाइना और मंगोलिया के इधर, ठीक है। तो अब कौन सा अपने पास है? सिर्फ 2 और 3 सही थे, तो 2 और 3 वाला कौन सा है? सी, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? अगर किसी को देखो एलिमिनेशन की भी बात बताऊँ ना, एलिमिनेशन से भी बहुत इजी था। अगर किसी को आटाकामा पता हो ना, आटाकामा के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, ड्राइएस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इसके आटाकामा डेजर्ट के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिनमें पिछले 100-150 सालों में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है, इतना ज़्यादा ड्राई है समझ में आया? एक बूंद भी नहीं गिरी है, 100-150 सालों की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आटाकामा डेजर्ट, तो अगर आटाकामा को भी इसके हिसाब से भी अगर आप एलिमिनेट करते हैं ना, तो 1 1 1 ये सब कट जाता, सिर्फ सी रह जाता। उसके अलावा मोहावे, अगर मान लो आपको मोहावे याद नहीं है, तो गोबी तो हर किसी को पता होता है। टकला मकान में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन गोबी तो हर किसी को पता होता है। गोबी जो है चाइना और मंगोलिया के यहाँ पर है। तो फिर 6 का अगर देखो तो 6 काट देना, 6 इसमें से कट गया, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते थे। आटाकामा उसमें से आए तो ठीक है, बाकी ये सब, और 3 में से भी 3 हर ऑप्शन में है, तो अब 3 का तो खेल ही खत्म हो जाता। फिर बाकी सब देखना था जो भी है। फिर क्या चीज़ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? कूनो नेशनल पार्क इज इन गाठियार गिर ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे मैंने ये दूसरा स्टेटमेंट भी दे दिया जिसको मैंने आपको काटने को बोला था, क्योंकि ये भी सही है ठीक है। संजय नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन एक चुनना था, तो ये चुन लो, ये चुन लो, जो भी आपने चुना सही है। फिर बानस एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल पासिस थ्रू कूनो नेशनल पार्क, नहीं। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी? तो मैंने आपको बताया था कि
कूनो कूनो रिवर यहाँ से पास होती है, समझ में आया? ठीक है, बानस नहीं, बानस भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कूनो रिवर यहाँ से पास होती है। कूनो नेशनल पार्क होस्ट इंडियन एल्पाइन वुल्फ्स, ये भी गलत है। वुल्फ को होस्ट करता है, सही बात है, लेकिन एल्पाइन वुल्फ को नहीं करता है। बहुत इजी ये ऑप्शन था, स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि एल्पाइन नाम से ही पता पड़ रहा है, एल्पाइन तो एल्पाइन रीजन के अंदर मिलेंगे ना, ठंडे इलाकों में मिलेंगे, यहाँ थोड़ी होंगे। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ अरीबड़ा? जूम इन करूँ, लो, इसमें से कौन सा अरीबड़ा का सही मीनिंग है? कल मैंने आपको बताया था कि मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडलेट टर्टल्स इज नोन एज अरीबड़ा। और ये जो है एक साथ जो इतने सारे आकर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रुकरी बोलते हैं। ठीक है, रुकरी। ठीक है, ये भी अपन ने देखा था। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, नहीं, ये ऐसे ही हर कुछ ठोका है, मतलब नाम से ऐसा लगे अरे बड़ा, हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है। मलयाली डांस फॉर्म, ऐसा भी नहीं है। स्टेट फूड ऑफ गोवा, ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर किसी को अरी बड़ा वैसे नहीं पता तो ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी लग सकती है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन कौन सा पेयर सही से मैच हुआ है? तीनों पेयर सही से मैच हुए हैं, कल मैंने आपको सारे बताए थे। ठीक है, फिर क्या है, बस ख़त्म हो गया यार। अगर ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के अंदर यहाँ पर वीडियो को कमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।